डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में इनका चयन हुआ और वर्तमान में अभी कुछ समय पहले तक सर रोहतास में थे और अब मेरे ख्याल से अरवल ट्रांसफर हुआ है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। हाँ सर, ज्वाइन कर चुके हैं। और ज्योग्राफी ऑप्शनल सर का भी रहा है और ज्योग्राफी से इन्होंने पीएचडी भी किया है। तो मुझे लगा कि इनसे बेहतर ऑप्शन ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए गाइड करने के लिए हमें नहीं मिल सकता। तो आज किशोर सर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे इन मसलों पर। आइए किशोर सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सबों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने पहला 2 द्वार पार कर लिया है और अंतिम सोपान आपको पार करना है। चाहूंगा मैं वो है कि होना चाहिए, एक भौगोलिक दृष्टि आप में होनी चाहिए। आप जब भूगोल ऑप्शनल लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे भूगोल के प्रश्नों पर सामान्य उत्तर की उम्मीद नहीं करता। तो मैंने अपना पूरा प्रेजेंटेशन 2-3 भाग में विभाजित किया हुआ है। तो आपको सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आप सिलेबस पे बहुत फोकस करें। जो आपका मेंस का सिलेबस है उसको खूब अच्छे से फोकस करें और आप देखेंगे कि पूरा सिलेबस मोटा मोटी 17 भाग में विभक्त है। तो ये जो 17 महत्वपूर्ण भाग हैं इसको मैं अभी स्क्रीन पे ले रहा हूं आपको, ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएं। आपको ये 17 बिंदु दिख रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं? ये जो मुख्य रूप से 17 बिंदु हैं, ये हैं लोकेशन, संरचना, अपवाह, जलवायु, मृदा, वन्य एवं जीव जंतु, आपदाएं, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, उद्योग, सेवाएं, व्यापार, नगरीकरण, मानवीय पहलू, इसमें आपके जनसंख्या संबंधी मामले भी हैं, क्षेत्रीय विकास, राजनीतिक पहलू और भौगोलिक चिंतन। तो ये विषय आपने अपने तैयारी के क्रम में कई बार देखे होंगे। जैसे आप भारत का भूगोल भी पढ़ रहे होंगे तो पूरा भूगोल इसी तरह से विभाजित होगा। आप जब विश्व का भूगोल पढ़ रहे होंगे तो वो भी इसी तरह से विभाजित होगा। तो ये जो विषय का विभाजन है इसको हम लोग बेसिकली 4 भाग में बांटेंगे। एक है आपका विश्व, दूसरा है भारत, तीसरा है बिहार और चौथा होगा आपका जिला और आपका प्रमंडल। तो जो मूल रूप से आपको तैयारी करनी है, इन 17 बिंदुओं को 4 तरीके से तैयारी करनी है। विश्व में ये 17 बिंदु, भारत के ये 17 बिंदु, आपके बिहार के ये 17 बिंदु और आपके जिले जिससे आप आते हैं अगर आप बिहार से हैं, और या आपका प्रमंडल, आपकी कमिश्नरी जिससे आप आते हैं। आपको ये 17 बिंदु के हिसाब से आंसर करने के लिए अपने को तैयार करना है। पहला जो हिस्सा है जो आपका विश्व और भारत से संबंधित है, इसके आप ऑलमोस्ट एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपने जब ये परीक्षा निकाली है तो यहां तक आपको चीजें समझ में आती हैं। बिहार भी आपने अपने ऑप्शनल में निश्चित रूप से पढ़ा हुआ है, तो बिहार को लेके थोड़ा सा यहाँ पे विशेष बल देने की जरूरत है। अब जैसे बिहार से जब इन प्रश्नों को आप करना शुरू करेंगे तो इसको हम लोगों ने बांटा है पिछड़ापन बनाम संभावनाएं। अब पिछड़ापन बनाम संभावनाएं से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तो जो लोकेशन पे सवाल है वो सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार एक तरह से लैंडलॉक दिखता है आपको, कहीं कोई पोर्ट नहीं है, तो इसमें पिछड़ापन का एक
बिंदु दिख रहा है, लेकिन आप जब इसमें संभावनाएं तलाशेंगे तो नेपाल भी लैंडलॉक है और उसका जो सामान है वो आता है आपको कलकत्ता, और वहां से जाने की संभावनाएं बिहार से होकर गुजर रही। तो इन दोनों बिंदुओं को पूरे अच्छे से आप देखेंगे, और जब लोकेशन और इस तरह के प्रश्न आएंगे तो वहां पे आपका जो ज्योग्राफिकल व्यू होगा वो आना चाहिए। जब आप संरचना के लिए आएंगे तो आप देखेंगे कि गंगा प्लेन का हिस्सा है बिहार। इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा शिवालिक एक्सटेंशन आपको बेतिया में मिल जाएगा, आपको कैमूर रेंज मिलेगा, विंध्यन पर्वत जो है उसी का ये कैमूर एक्सटेंशन, यहाँ से विंध्याचल लगभग 200 किलोमीटर है सासाराम से। और सासाराम आप मान के चलेंगे कि गया, औरंगाबाद, थोड़ा जहानाबाद, सासाराम, कैमूर और अप टू विंध्याचल तक ये जो कैमूर रेंज है ये यहाँ से गुजरता है। और आपको मैं बताऊं कि ये बहुत महत्वपूर्ण पट्टी है जिसमें खनिज प्राप्त हो रहा है रोहतास के पठार से, और थोड़ा सा आप उधर जब जमुई वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे भी खनिज का लोकेशन मिलेगा। जब आप अपवाह देखना शुरू करें तो बेसिकली गंगा, गंडक और कोसी पे फोकस करें, और थोड़ा सा फोकस बूढ़ी गंडक, कमला बलान इस पे भी आप कर सकते हैं। नॉर्थ बिहार पे ये फोकस के बिंदु होंगे। जलवायु में बेसिकली यहाँ भी मानसूनी जलवायु है, तो यहाँ भी आपका फोकस वही रहेगा। इसमें आपको नया बिहार में कुछ विशेष रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मृदा के संदर्भ में, तो मृदा जलोढ़ मिट्टी है, गंगा प्लेन है, तो वो एग्रीकल्चर से कैसे चीजें जुड़ेंगी, यहाँ कनेक्टिविटी देखना है। वन्य और जीव आपको जब देखने हैं तो देखना है जंगल कहाँ कहाँ है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जंगल अगर स्टार्ट करेंगे तो आप मुश्किल से 4 ऐसे जिले हैं, कैमूर, रोहतास, जमुई, पश्चिमी चंपारण, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर अच्छा है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड आप बहुत सारे अभ्यारण्य की संभावनाओं पे विचार कर सकते हैं। वहाँ पे जो जंगल से चीजें मिल रही हैं उस पे आप देख सकते हैं। इसको हम लोग आगे आएंगे। जब आप आपदाओं में आएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है बाढ़। तो बाढ़ के केस में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि बाढ़ के केस में सबसे आश्चर्यजनक चीज और सबसे जो समझने वाली चीज है वो ये है कि बाढ़ के कारणों पर लगातार प्रश्न होते रहे। तो यहाँ पे हम आपको एक विशेष तरीके से इस चीज को एलोबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले बाढ़ इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, अब बाढ़ समस्या क्यों हो गई है। तो जो सबसे बड़ा कारण है जिस पे आपको फोकस करना है वो ये है कि पहले जो नदियों का पानी था वो पूरे बिहार में तालाबों के माध्यम से बट जाता था। नॉर्थ बिहार में बहुत बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे और ये सारे तालाब एक दूसरे से कनेक्ट थे। तो जो सरप्लस पानी होता था वो कनेक्टिविटी के थ्रू डिफरेंट तालाबों से होके चारों तरफ फैल जाता था, और जो मुख्य नदी होती थी उसमें कभी भी उतना दबाव नहीं होता था जितना हम लोग महसूस कर रहे हैं। डेवलपमेंट के क्रम में क्या हुआ कि जो बीच में तालाबों की कनेक्टिविटी थी वो बंद हुई। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने रोड बना दिया। रोड बनाने से क्या हुआ कि अलग अलग बहुत सारी द्रोणियां बन गई। द्रोणियां बनने से क्या हुआ, कनेक्टिविटी दूर हुई। डेवलपमेंट में हम लोगों ने बहुत सारे मकान बनाए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और कनेक्टिविटी कम हुई, तालाब को भर दिया गया, उसको इंक्रोच किया गया। तो जो मेन दबाव है वो पूरा एम्बार्कमेंट पे आ गया। अब क्या जाए, अब फिर से तो हम उन सब चीजों को कनेक्ट कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत रिसेंटली बिहार सरकार ने एक नई स्कीम दी है उस स्कीम में सबसे फेमस है कि तालाब को ये लोग उड़ा रहे हैं, जल जीवन और हरियाली। तो ये जो जल जीवन हरियाली मिशन है इसमें उन्होंने क्या किया है कि जितने पुराने तालाब हैं, जितने वाटर लैंड हैं, उसको रिजनरेट किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी उसी बाढ़ समस्या से जुड़ता है। यहाँ पे और थोड़े बहुत सवाल हो सकते हैं, जैसे कैसे कनेक्ट करेंगे नदियों को। तो नदियों को कनेक्ट करने का एक तरीका है कि जैसे आप देख रहे हैं कोसी का है, कोसी मेची, और बहुत सारे 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो चल सकते हैं। दूसरा है, जब आपदा की बात हम करेंगे तो यहाँ पे बाढ़ के साथ समान रूप से सूखा भी है। तो ये इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट है जिसमें ये दोनों समस्याएं एक साथ इतने विकराल रूप में, इतने बड़े एरिया में। और इन दोनों को अगर सरप्लस वाटर को डिफिसिट वाटर के पास पहुंचा दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
और इसी की कोशिश में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, इसका होना और नहीं होना इसके विकास और संभावनाओं को जोड़ता है। बाढ़ और सूखा में आप जो सामान्य भूगोल में पढ़ के आए हैं वो चीजें पर्याप्त हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी थी वो था कि तालाबों की कनेक्टिविटी पहले थी, अब नहीं हुई है। इस पॉइंट पर अगर आप फोकस करेंगे या अगर आप उस एरिया से आप होंगे तो आपको पता होगा कि ये चीजें कैसे थी, कैसे वहां पे मखाना, सिंघाड़ा और इस तरह की खेती और जो मछलियों के लिए तालाब होते थे, वो सब चीजें धीरे धीरे कम होती गई, कमजोर होती गई। तीसरी जो चीज जिसका फोकस है मेरा वो है आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली पे फोकस करने के पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि बिहार सरकार 4 लाख रुपए आपदा कोष से देती है किसी भी डेथ पे अगर वो आकाशीय बिजली से होती है। आकाशीय बिजली के केस में 2-3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी चीज ये है कि अचानक बिजली से डेथ के केसेस क्यों बढ़ गए हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया है, ऐसी इतनी बड़ी आपदा क्यों हो गई है। इसमें जो आपको सबसे बड़ी चीज कनेक्ट करनी है वो है मोबाइल फोन। जो लोग बिजली वाले मौसम में मोबाइल फोन के साथ बाहर हैं, तो हो ये रहा है कि उस मोबाइल की वेव्स की वजह से वो बिजली जो है उसकी कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो आपके थ्रू निकल जाती है और डेथ के सबसे बड़े कारण। दूसरा कारण है कि लोग छाया के लिए जो पेड़ और इस तरह की चीजों के नीचे चले आते हैं, तो ये भी खतरनाक है। इसका एक कंसेप्ट आपको हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि बिजली जब ऊपर से गिर रही होती है तो सबसे पहले उस जगह पे पहुंचती है जहां से उसको अर्थ होने की लिए पॉसिबिलिटी हो जाए। तो वो जब हवा से गिर रही है तो सबसे पहला चीज जो सबसे ऊंची चीज है उसके पास पहुंचेगी और वहां से तुरंत अर्थ हो जाएगी। तो ऊपर से गिरती हुई बिजली आप तक पहुंचने से पहले उस पेड़ तक पहुंचती है और वहां से वो अर्थ हो जाती है, और वहां जब आप नीचे होते हैं तो उसके चपेट में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि आपदा प्रबंधन की साइट भी है और इस पे बहुत तरह की चीजें हैं जिसको ये किया जा सकता है, लेकिन इस पे प्रश्न होने की संभावनाएं हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अभी हम लोग कोरोना वाला फेज देख रहे हैं। तो इसको भी हम लोग महामारी और इस डायरेक्शन में जब कवर अप करेंगे तो उसमें ज्योग्राफिकल व्यू जरूर रखेंगे। कीट और टिड्डों का जो आतंक है वो भी इस बार आया, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन इससे प्रश्न हो सकते हैं। भूकंप से वही सामान्य प्रश्न होंगे जो आप पढ़ते आए हैं, इसमें कोई विशेष रूप से चीजें डिस्कस करने की नहीं है। तो एक बार फिर से इसको कंक्लूड करेंगे कि बाढ़ पे आप देखेंगे, तालाबों की कनेक्टिविटी वाला मुद्दा उठाएंगे और आकाशीय बिजली को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। कोरोना का जो ज्योग्राफिक व्यू है वो देखेंगे, कहाँ कैसे आ रहा है। इसमें आप अर्बनाइजेशन से इसको जोड़ सकते हैं कि शहर ज्यादा प्रभावित हैं, गांव कम प्रभावित है। इसके पीछे पॉपुलेशन डेंसिटी से इसको जोड़ सकते हैं। जितना बड़ा शहर है, महानगर है तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, शहर है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है एकदम। और ये इसको आप जब उसे लेके आएंगे तो इसका एक अपना ज्योग्राफिक व्यू बनेगा। प्राकृतिक संसाधनों पर जब लेके चलेंगे तो यहाँ पे 2 मुद्दों पर विशेष रूप से बात करना है, एक पहाड़ और एक बालू। तो पहाड़ का यहाँ पे अभी जैसे मैं रोहतास में हूँ तो यहाँ पे पहाड़ है, तो यहाँ पे पहाड़ पे जो खनन है उसको पूरी तरह से अवैध ठहरा दिया गया है और किसी तरह का उस तरह का खनन नहीं हो रहा है, गिट्टी विट्टी नहीं कट रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है बालू। इसके लिए सोन सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और नदियां हैं, लेकिन सोन का बालू पूरे भारत में सबसे अच्छा बालू माना जाता है। तो ये यहाँ से बाहर भी जा रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा विशेष रूप से तैयारी करनी है। और इस बार जो मेन चीज इसमें हुआ है बालू का, जो अभी तो बरसात की वजह से बालू 3 महीने बंद है, लेकिन जब बालू का खनन हो रहा है तो उन गाड़ियों में जीपीएस लग रहा है। और जो बालू में जो सरकारी रेवेन्यू की चोरी थी, इसको खत्म करने के लिए सभी गाड़ियों में ये जीपीएस सिस्टम्स लगा दिए गए हैं, और कौन बालू कहाँ जा रहा है वो सारी ऑनलाइन एंट्री है। अगर आपने ऑनलाइन एंट्री किया है, आपका बालू निकल गया तो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये जीपीएस से ट्रैक हो रहा है। तो ये इन चीजों में एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसको आप देखेंगे। पहाड़ के केस में क्या है कि पहाड़ कट जाने के बाद वो जमीन जो है वो किसी काम की नहीं रहती।
या तो पहाड़ हम काट देते हैं तो उस पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कृषि की संभावना नहीं है और कुछ भी नहीं हो सकता। अभी वो पहाड़ है तो उस पर थोड़ी हरियाली हो जाती है, क्योंकि मौसम के चलते वो पहाड़ टूट रहे हैं, उसमें मिट्टी का थोड़ा हिस्सा है। तो जो सबसे जरूरी चीज है जिस पे फोकस है कि अभी हम लोग का गिट्टी बाहर से आ रहा है। हम लोग पहाड़ को बचाने के कंसेप्ट में है कि अगर हम 100 साल तक पहाड़ की कटाई नहीं करते हैं तो 100 साल बाद हमारे पहाड़ जीवित रहेंगे और फिर बाद में हम इसको एक रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। कृषि में जब आएंगे तो प्राकृतिक संसाधनों में आप देखिएगा कि यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, चूंकि गंगा प्लेन है, एग्रीकल्चर है, तो कृषि यहाँ पे सबसे बड़ी जीवन रेखा है। और कृषि में संभावनाओं के भी आपके को द्वार ढूंढने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर रिसोर्स सबसे ज्यादा है, पानी हमारे पास इतना सरप्लस है। अगर उस पानी को हम बचाते हैं, बचाने के तरीके, तो कृषि संसाधन को मजबूत कर सकते हैं। आप 3 और 4 फसल ले सकते हैं। आप जब देखिएगा तो सबसे ज्यादा नलकूप भी यहीं पे हैं। तो अगर हम उस वाटर टेबल को रिचार्ज करते चले, बरसात पानी चार्ज, तो वही ग्राउंड गर्मी में यूज करते हैं और एग्रीकल्चर कर सकते। तो ये बिन आप इसको उगा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि अगर हम पानी रोक लें बिहार का, अगर पानी को रोक लें तो हम इतनी बिजली दे सकते हैं, हम इतनी अच्छी खेती कर सकते हैं। तो हमको उस वाटर रिसोर्स को यूज करना है एग्रीकल्चर के लिए और सूर्य जो है उसको देने के लिए। जब आप इंडस्ट्री में आएंगे तो बेसिकली 2 तरह की इंडस्ट्रीज है, कृषि पे आधारित उद्योग है। आप देखेंगे कि कृषि में जो हमारा खाद्यान्न है वो तो हो ही रहा है, शुगर केन भी है यहाँ पे, गन्ना। उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ फल की भी खेती है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, आम है, हाजीपुर में केला है। तो ये जब आप रीजनल ज्योग्राफी में ये सब चीज जाएंगे तो कवर अप करते चलेंगे कि बिहार में कहाँ कौन सी चीज है। आजकल औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छे से होने लगी है। तो और आप देखेंगे कि बहुत तरह की नगदी नई नई चीजें, जैसे पिपरमिंट की खेती होने लगी है। आप देखेंगे कि जहाँ पे पानी सरप्लस है, जैसे रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, इन सब एरियाज में आप देखेंगे पिपरमिंट की खेती होने लगी है। तो इन सब इंडस्ट्रीज के पॉइंट्स को पूरा फोकस करना है। जब आप यातायात वगैरह पे आएंगे तो आप देखेंगे कि इधर जो 15-20 साल में जो मुख्य जीवन रेट जो सड़कें हैं उसमें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, हर तरह की सड़कें निर्मित हुई हैं। इससे कुछ प्रश्न हो सकते हैं जिसको आप बेसिकली विकास और जो पिछड़ापन दूर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है। तो यातायात, जो सड़क, इसको आपको देख लेना है। व्यापार, नगरीकरण, जनांकिकी, ये मुद्दे कमोबेश वही रहेंगे, एक्सटर्नल एस्पेक्ट आप देखना है। अब आप विश्व लिया, आपने भारत देख लिया और मंडल को देख रहे हैं, तो बिहार को देख लिया, तो जिला प्रमुख चीजों को शुरू करें तो आप अपने जिला उसकी भौगोलिक विशेषता पर दे। तो भौगोलिक विशेषता में अभी आजकल अपने थोड़ा करने के लिए पर्यटन का जो को लेख में चले, तो जो सबसे पर्यटन का आस्पेक्ट है कि हमारे यहाँ कुछ सर्किट्स बन गए हैं। तो जो अभी तत्काल आप देखेंगे कि वैशाली का सर्किट है, महाबोधि माया सरोवर बोधगया का सर्किट है, पूर्णिया का सर्किट है, टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है, घोड़ा कटोरा एक इको पार्क बना हुआ है जहां से टमटम से आप यात्रा कर सकते हैं अगर आप वहां लोग हो तो। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी लोगों के लिए खोला जा रहा है। शेरशाह का एक मकबरा है, इसके साथ साथ 2 और मकबरे हैं। आप देखिएगा कि अगर हम लोग पूरे क्षेत्रों को बांटना शुरू करें तो आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल सर्किट्स में बांट सकते हैं। तो जहां पे भी आप देखिएगा पुरातत्व विभाग की चीजें दे सकते हैं। अगर हम में है तो शेरशाह मकबरा है। आप उससे गांधी सर्किट, जैसे चंपारण वाला क्षेत्र है और जहां गांधी जी गए हैं उसका एक गांधी सर्किट, हिंदुइज्म सर्किट है जिसमें कई मंदिर हैं। आप और आगे बढ़े तो बुद्धिज्म के सर्किट हैं, जैनिज्म के सर्किट हैं, सूफी सर्किट्स है और इको टूरिज्म के सर्किट्स हैं। तो आपको देखना है कि आप जिस लोकेशन से आ रहे हैं ये इसमें से कौन सा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे वो प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है।
तो मेन कोर्स के प्रश्न रहे, जिसमें से आप अपने पूरे सिलेबस को बांटने की कोशिश करेंगे और अपनी एक दृष्टि डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब जो दूसरे एरिया पे जाने से पहले अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हम उन प्रश्नों को लेना चाहेंगे। गुड 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 इवनिंग सर, मेरा एक सवाल है। हेलो जी बताएं। जी मैं सुन पा रहा हूं, बताएं। जी सर, मेरा सवाल है कि सर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एक सवाल आता है कि साउथ बिहार तो नॉर्थ बिहार से ऊंचा है, तो फिर साउथ बिहार में नॉर्थ बिहार की नदियों को इंटरलिंकिंग के द्वारा कैसे जोड़ सकते हैं, तो स्लोप के अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल हमको बता दें तो। देखिए, इसमें दो बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस कीजिए। सबसे बड़ा फोकस आप ये कीजिए कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान है कि बरसात में वहां पे पानी तो हो रहा है, वहां पे फ्लैश फ्लड हो रहा है, अचानक बारिश हो जा रही है, वो पानी नाली से गिर के निकल जा रहा है। और कोई भी एरिया, चाहे वो दक्षिण बिहार का है पहला ड्रेन का सिस्टम से नदी सीधा मतलब नहीं होता है कि सीधे एक नहर खोद देंगे और वहां से पानी लेके आएंगे। और ये जो आपका सवाल है बिल्कुल जायज है कि अगेंस्ट द जब जाएंगे तो उसके लिए हम और ऊर्जा देने ऊर्जा पड़ेगी। हमारा जो सबसे पहला ध्यान है कि हम उस स्थिति में नहीं है कि हमारे पास पानी है ही नहीं, उस पानी को ले दूसरे पहला फोकस ये हमारा जो बर्बाद, दक्षिण में भी पानी की कमी नहीं है, क्षेत्र में भी पानी, लेकिन वहां सिस्टम सही नहीं होने के कारण सरप्लस वाटर बर्बाद हो जा रहा है। यहाँ कहीं भी राजस्थान वाली स्थिति 25 सेंटीमीटर से वर्षा हो रही है, वर्षा 100 सेंट से हम जब ये सरप्लस वाटर को एक जगह यूज करेंगे सही तरीके से तो हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो नदी जोड़ने का प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए है कि सरप्लस वाटर का दबाव एनवायरमेंट पे नहीं आए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो प्रेशर। तो जहां पे वहां हम न देंगे ताकि क्या हो, दोनों में जिसका सरप्लस वाटर है एक दूसरे लॉन्ग ग्रेडियंट पानी जाए, सीधा बात। मुझे दूसरे बढ़ना चाहिए। अब बढ़ने से हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक सवाल था। जी बताइए। सर मैंने एक टर्म जी सुना है रूरल टूरिज्म, जिसका बिहार में बहुत अच्छा स्कोप है, तो सर इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो सर? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आप कहाँ से हैं, किस जिले से हैं? सर हाजीपुर वैशाली से। ठीक है, आप हाजीपुर वैशाली से हैं। आपको जब आप घूमना शुरू करेंगे हाजीपुर तो आप देखेंगे कि वहां जैसे ही आप महात्मा गांधी सेतु क्रॉस कर रहे होते हैं, नीचे केले के बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं। यस सर। अगर आप उसको देखना शुरू करें तो ऐसा ही सेम सिचुएशन आपको मिलता है कैरेबियन देशों में। यस सर।
और वेस्ट इंडीज के कुछ देशों में ये टूरिज्म का सबसे बड़ा, इन बागों को घूमना ही टूरिज्म का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे यहाँ अभी वो चीजें शुरू नहीं हुई हैं। दूसरा एक उदाहरण हम आपको देते हैं, यहाँ पे हम रोहतास में है तो कई जलप्रपात हैं, जैसे कशिश जलप्रपात है, एक और आप जाना शुरू करेंगे तो एक धुआं कुंड है। ये जितने भी जलप्रपात हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं और वहां पे छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। अगर वहां पे हम पिकनिक स्पॉट डेवलप करें, वहां पे हम कुछ इस तरह का काम करें कि जब बाहर के लोग भी वहां जाने लगे तो आपको क्या लगता है वहां छोटी छोटी दुकानें डेवलप करेंगी। मैं आपको बताता हूँ, कशिश झरने में मैं 4-5 बार गया हूँ और वहां जाने के क्रम में वहां जाते ही पहाड़ चढ़ने पर इतनी कस के भूख लगती है कि आपको वहां लोकल फिर कुछ ढूंढना होता है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये पूरी संभावना बनाता है कि जब वहां पानी की डिमांड होगी तो सप्लाई के लिए आपका एक पूरा का पूरा चेन खड़ा होगा। और रूरल टूरिज्म कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से जुड़ती है। सारे पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, सारे जंगल के क्षेत्रों में आप देखिएगा कि यहाँ जंगल सफारी संभव है। आप घोड़ा कटोरा कभी जाएं, आप कभी बेतिया जाएं, आप कभी कैमूर में जाएं, एक यहाँ मुंडेश्वरी माता का मंदिर है, कभी आप वहां जाएं तो आप देखेंगे कि कैसे रूरल टूरिज्म डेवलप हो रहा है। वो स्वतः स्फूर्त है, वो अपने से डेवलप हो गया है। लेकिन जब अगर उसको फोकस करके डेवलप किया जाए तो न सिर्फ ये हमारे अर्थव्यवस्था को बल देगा, बल्कि वो जो आपको जो रूरल सर्विस सेंटर्स ज्योग्राफी में आप टर्म पढ़ रहे हैं, तो वहां से जो पूरा का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं आपको इनरिच करेगा। थैंक यू सर। Anyone else? Thank you. अब जो मेरा दूसरा सेक्शन है वो है ज्योग्राफिक सेंस कैसे डेवलप करेंगे आप। तो इसके लिए हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। भालू आपने देखा होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू बड़े हेवी हुआ करते हैं। तो भालू जो है और पेंगुइन दोनों ध्रुवों पर होते हैं, लेकिन भालू को जब भूख लगती है तो पेंगुइन्स को नहीं खाते। ऐसा क्यों है? दोनों अलग अलग ध्रुव पे होते हैं सर। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। दरअसल जो ध्रुवीय भालू है वह उत्तरी ध्रुव पे पाया जाता है और जो पेंगुइन है वो दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको भूख लगेगी तो उत्तर ध्रुव से नीचे आके दक्षिण ध्रुव पे 6400 किलोमीटर की यात्रा तय करके पेंगुइन्स को खाएगा। तो ये है आपका ज्योग्राफिक सेंस। जब आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आपके दिमाग पे लोकेशन से लेके ज्योग्राफी की सारी चीजों से वो प्रश्न का उत्तर रिट्रीव होना चाहिए। ये अगर आप में है तो आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू निकाल ले जाएंगे, क्योंकि आपसे जो सामान्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें भी ये की जा रही है कि ज्योग्राफी का लड़का है तो वो उन चीजों को ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से भी जरूर हल करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको सावधान करना चाहूंगा कि ज्योग्राफिक सेंस के चक्कर में कहीं आप ऐसा ना करें कि सामान्य प्रश्नों के जिसके उत्तर सामान्य आईक्यू से दिए जा सकते हैं उसको ज्योग्राफिक सेंस से देने के क्रम में उसको बहुत उलझा दें। तो ये आपकी इच्छा शक्ति, आपकी दृष्टि और इस परिपक्वता को दिखाना है कि जो ज्योग्राफी के सवाल हैं या जो सामान्य अध्ययन के भी सवाल हैं जिसमें ज्योग्राफिक सेंस की आवश्यकता है उसको तो आप एलोबरेट करें ही, लेकिन जो सामान्य प्रश्न है और विशिष्ट प्रश्न है उन दोनों के बीच का गैप समझने की कोशिश करें। जैसे हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहे हैं जो हमारे इंटरव्यू में पूछा गया। मुझसे पूछा गया कि आप फिजिक्स से हैं, तो ये बताइए कि न्यूटन ने 3 नियम दिए, फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशन का भी नियम दिया, क्यों नहीं किसी चौथा नियम दे देते? और फिर उन्होंने ये बताया कि आप इसको ज्योग्राफी से इसकी कैसे व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। तो ये प्रश्न पूछने के पीछे उनको सिर्फ ये जानना था कि मेरा फिजिक्स का आंसर क्या है। ज्योग्राफी से दूर कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने एक
प्रश्न पूछा और हम वहां पे ये करने की कोशिश की, और जब उत्तर दिया कि नहीं सर इसका ज्योग्राफिक सेंस जैसा कुछ नहीं है, तो बोले कि आप एक बार फिर से सोचिए। तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये इन सब चीजों का भी आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। अब ज्योग्राफिक सेंस से कैसे प्रश्नों को करेंगे, तो 2-3 प्रश्नों पे आते हैं। पहला ये कि एक सवाल जो अमूमन पूछा जाता है कि आपने भूगोल का चुनाव क्यों किया। तो ये इस सवाल को 2 भाग में बांटेंगे, जिनकी पृष्ठभूमि भूगोल है वो और जिनकी पृष्ठभूमि भूगोल नहीं है वो। दोनों उत्तर अलग अलग होंगे। हर व्यक्ति को इस उत्तर को तैयार कर लेना चाहिए। और अगर आपकी पृष्ठभूमि भूगोल नहीं है तो आपको इसका उत्तर देना है, सबसे पहला उत्तर ये देना है कि इंटरडिसिप्लिनरी है। अगर आप फिजिक्स से हैं तो आप बताएंगे कि ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे मैं फिजिक्स में था तो मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया कि फिजिक्स और साइंस से हमारी नजदीकी होने से कार्टोग्राफी से लेके ज्योग्राफी का वो हिस्सा जिसमें मैथमेटिक्स की जरूरत है मैं अच्छे से कर पाया। और चूंकि फिजिक्स में नहीं ले रहा था और हमको दूसरे सब्जेक्ट को लेने की जरूरत थी, तो सबसे नजदीक अगर कोई सब्जेक्ट था तो ज्योग्राफी है। अगर आप बायो से हैं तो आप बताएंगे कि आपको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ना है, बायो ज्योग्राफी पढ़ना है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो आप बताएंगे कि हमको पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं तो आप बताएंगे कि हमको इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। तो ये वाला एरिया जरूर एलोबरेट करेंगे, क्योंकि वो जरूर ये सुनना चाहते हैं। दूसरा जो पहलू जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटरडिसिप्लिनरी होने के साथ साथ क्या है कि इसकी सामग्री उपलब्धता और गाइडेंस की उपलब्धता किसी भी अन्य सब्जेक्ट से अच्छी है, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज में हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबसे पुराने डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपको हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं चल रहा हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में सभी कॉलेजेस में है। तो आपको वहां पे प्रोफेसर एक्सपर्ट्स के मिलने की संभावना बहुत अच्छी है। तो ये इसको भी जरूर एलोबरेट करेंगे। इन 2 बिंदुओं के साथ जब आप आंसर्स कर रहे होंगे तो चीजें थोड़ी बेहतर मोड में होंगी। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर आप ग्रेजुएशन से ज्यादा पढ़े हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप पीएचडी हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जब आपको सिविल सेवा में आना है तो आपने इतनी पढ़ाई क्यों की, या जब आप इतनी पढ़ाई किए तो आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी अप्रोच है आप उस अप्रोच के साथ जाएं, लेकिन एक अप्रोच मैं और सुझाता हूं कि आप हमेशा बताएं कि आपने जो भी अतिरिक्त एजुकेशन कर रखी है, अत्यधिक डिग्रियां हैं आपके पास, वो सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए है। आपका प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन सिविल सेवा है, लेकिन अगर सिविल सेवा में आप नहीं आ पाते हैं तो उसके लिए आपने सेकेंडरी रास्ते बनाकर रखे हैं। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि ज्योग्राफी से आपने इतना ये पढ़ाई की है, अगर आपका ज्योग्राफी वाले जो लोग हैं तो वो कहते हैं कि आपको रिसर्च में क्या संभावनाएं हैं, इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो उसके लिए भी आप हमेशा अपना आंसर तैयार रखेंगे कि आप आगे क्या क्या ज्योग्राफी से कर सकते हैं, या आप जिस भी विषय से हैं, ये दूसरे विषयों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि आपको और सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स की मैपिंग साथ साथ हुई होनी चाहिए। एक और सवाल ये हो सकता है कि भूगोल का प्रशासन में क्या उपयोग है। तो भूगोल का जब प्रशासन में उपयोग हो क्या है, तो इसके लिए एक बहुत सामान्य पंक्ति है जिसको आप हमेशा मतलब एक पंचिंग लाइन के तौर पे लिख सकते हैं कि कोई भी भूगोलवेता किसी स्थान की परिस्थितियों को अन्य पृष्ठभूमि के अध्येता की तुलना में तीव्रता से आत्मसात कर लेता है। तो अगर कोई ज्योग्राफी का व्यक्ति है तो ज्योग्राफिक रीजन और वहां के चीजों को समझने के लिए उसका जो दृष्टिकोण होगा वो किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति से बेहतर होगा। तो आप इस चीज को हमेशा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ये फोकस आपको कहीं ना कहीं एज दिलाएगा और उस एज को आप यूज करेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आप उनको बताएंगे कि जैसे लोकेशन है, आपको अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन का खूब अच्छा अनुभव है तो आपको पता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स होंगे, तो कौन कौन लोकेशन है जो खराब है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज कैसे फिजिकल बाउंड्रीज के साथ लगी रहती हैं और उसकी क्या सीमाएं हो सकती हैं। तो ये चीजें एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सहज होती हैं। आपको संरचना का अच्छा ज्ञान होगा, आपको ड्रेनेज का अच्छा ज्ञान होगा, आपको क्लाइमेट का अच्छा ज्ञान होगा,
आपको वहाँ की लोकल कंडीशंस के अच्छी समझ होगी। वो मतलब जो भी आपके ज्योग्राफी के सेक्शन है उसमें आप बताएंगे कि कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे आपका नेचुरल रिसोर्स है तो आप नेचुरल रिसोर्स से ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कैसे कन्वर्जेंस लाएंगे, ये बिंदु वहां पे आप रखेंगे। एग्रीकल्चर में कैसे आप डेवलपमेंट लाएंगे, ये बिंदु आप वहां पे रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं उस तरीके से डेवलप होती चली जाएंगी। तो ये दूसरा सेक्शन है जो ज्योग्राफी का इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है कि ज्योग्राफिक सेंस कैसा हो, आप ज्योग्राफी क्यों लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी के बाद चीजें कैसे मूव करेंगी, ज्योग्राफी को कैसे प्रशासन में यूज करेंगे। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि ज्योग्राफी को पढ़ाना क्यों जरूरी है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं और इसका आंसर आपको तैयार करना है। तो ये पहले दो खंड हुए। एक तो वो खंड हुआ आपका जिससे आपको सिलेबस को कैसे कुछ 17 पार्ट्स में बांटने हैं, वर्ल्ड के, इंडिया के, बिहार के और आपका जो लोकल ये है उस पे। दूसरा जो सेक्शन है वो है कि ज्योग्राफी का इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योग्राफी आपने क्यों लिया, ज्योग्राफी का कैसे यूज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये सब चीजें। और तीसरा जो सवाल है जो अब अंतिम सेक्शन है जिसके बाद मैं फिर आपके प्रश्न लूंगा, तीसरा क्षेत्र है कि जो आपने ज्योग्राफी पढ़ रखा है उसकी तथ्यात्मक जानकारी और जो आपका एलोबरेशन पावर है वो देखा जा चुका है प्रीलिम्स और मेंस में। तो अब जब इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो आपका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन और आपके व्यक्तित्व में उन चीजों को ढूंढा जा रहा है। तो मेरा दो मेरे सुझाव हैं। पहला तो यह है कि आप अपने मेंस का सिलेबस एक बार फिर से देख लें और उसमें प्रश्न बनाना शुरू करें। आपको एक क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। अब ये क्वेश्चन बैंक कैसे आप रेडी करेंगे, आपके दिमाग में जितने प्रश्न आते हैं ना, हर प्रश्न को एक कॉपी में लिखना शुरू करें। जैसे आपने ज्योग्राफी से आपको ऑप्शनल देना है तो आप एक ज्योग्राफी की कॉपी बना लें और पहले प्रश्न पे एक पेज पे एक ही प्रश्न लिखें। आपके दिमाग में जितने प्रश्न हैं वो लिख डालें और उसमें नीचे जगह छोड़ दें उसके आंसर के लिए। उसका सबसे बेस्ट आंसर आप तलाशें। आपको जो सबसे बेस्ट आंसर लगता है वो लिख दें। ये प्रश्न अपने दूसरे मित्रों से करें, हो सकता है वहां से आपको थोड़ा बेहतर उत्तर आता प्रतीत हो। जब वो बेहतर उत्तर आए तो उसको भी आप नीचे लिख दें। वो पूरा वर्कबुक आप तैयार करें। तो पहले तो आपको सारे प्रश्न जितने आपको समझ में आते हैं वो। दूसरा, आप कुछ मॉक इंटरव्यूज देंगे। तो जब आप मॉक इंटरव्यू में बैठे तो हो सकता है कि आपका ये जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आधे से अधिक प्रश्न आ जाए, आप बहुत सहज फील करेंगे। हो सकता है कुछ नए प्रश्न भी आए, आप उसको भी इस कॉपी में जोड़ते जाएंगे। इसमें जोड़ने का क्या, आप देखिए कि आप इंटरव्यू के करीब पहुंच रहे हैं या आप जब इंटरव्यू के आ रहे हैं 90 आप तैयार रखे हैं और उस दिन पे तो से तैयार में प्रश्न लिखने शुरू करें और उसका उत्तर लिखना शुरू करें। पहले आपको जो आता है लिख दें, उत्तर जब आप डिस्कस करें और कई बनाए, ये इन प्रश्नों को कैसे डिस्कस आप के लोग डिस्कस कर देखें, लोग उत्तर नहीं भी है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि नहीं ये मेरा वाला उत्तर, आप उत्तर देगा, आपको मार्क करें और ये प्रक्रिया होगी फाइनली आपको इनरीच करेगी। अब इसमें जब आप फर्स्ट टाइम आपके जितने दिमाग के है उन्होंने लिख दिया आपने सिलेबस पर, सिलेबस प्रश्न उसको शुरू करें। आप जॉब में तो सिलेबस आवाज नहीं आ रही है करें मेरे है नहीं है क्या अब हेलो कट कट कर रही है आवाज। हेलो क्या
हेलो। आवाज आ रही है किशोर? बस ये है कि बीच बीच में आवाज कट रही है। दिक्कत है, हम चेक लेते हैं। जी, तो हम लोग बातें कर रहे थे कि अगर हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट देख रहे हैं तो थॉट से कैसे प्रश्नों को बनाएंगे। तो थॉट से जो प्रश्न बनने हैं, उन प्रश्नों में पहले तो आप सिलेबस देखिए। जैसे अभी हमारे पास सिलेबस है, इसमें कहता है यूरोपीय तथा ब्रिटिश भूगोल विदों का योगदान, नियतिवाद तथा संभववाद, भूगोल में द्वैतवाद, मात्रात्मक तथा व्यवहारात्मक क्रांतियां। तो अब आपके पास सिलेबस है, ये सिलेबस जो है और किसी परीक्षा के सिलेबस की तुलना में थॉट का सिलेबस जो है वो छोटा है। तो अब आपसे एक प्रश्न हो सकता है कि आपका सबसे पसंदीदा भूगोलवेता कौन है। तो आपको एक ज्योग्राफर के बारे में तैयार करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ज्योग्राफर के बारे में तैयार करना है, क्योंकि आपने मेंस के क्रम में बहुत सारे ज्योग्राफर्स को देखा है। तो आपको अब सबसे पहला काम ये करना है कि एक ज्योग्राफर के बारे में विशेष तैयारी करनी है, और वो कौन व्यक्ति हो सकता है। तो आपको हम कुछ सजेशन देना चाहेंगे। जैसे आप रिटर को ले सकते हैं, आप हम्बोल्ट को ले सकते हैं, आप हार्टसोन को ले सकते हैं। तो ये जो भूगोलवेता है, इन पे आपके पास पूरी अच्छी स्टडी है, अच्छा मटेरियल है। और इसको कैसे तैयार करेंगे, जैसे आप हम्बोल्ट के बारे में तैयार कर रहे हैं, तो जब इंटरव्यू मोड में बोलना है तो आपको उस तरीके से नहीं बोलना है जिस तरह से आपको किताब में आपने पढ़ा तथ्य रख दिए। आप उसको बहुत अच्छे से बोलिए कि जैसे वो अमेजन होते हुए आया, तो अमेजन नदी में वो खुद से नाव चला रहा है। तो आप उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताइएगा कि उसको घूमने का बहुत शौक था, तो उसने नाव ली, वो अमेजन नदी के थ्रू आ गया, फिर वो पेरू पहुंच गया, वहां पे एक पहाड़ था, वहां पे एक क्रेटर था, उस क्रेटर में उतर गया। क्रेटर में उतर के उसने देखा कि ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। फिर उसके बाद बाहर आया, उसने देखा कि वहां पे बहुत सारी अमेजन उस पार जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि पेरू के तट पे बहुत सारी पंछियों ने बीट कर रखी है। वहां से वहां का सॉइल फर्टाइल हो गया है। वहां पे वो गया तो एक मरुस्थल उसको मिलता है। तो आप इन तथ्यों को इस तरह से प्रेजेंट करें ना कि वो एक बहुत बहुत सुनने में अच्छा लगे। और जब आप किसी भी प्रिय लेखक के बारे में, किसी के बारे में कर रहे हैं, तो आपका रिप्रेजेंटेशन ये दिखाना चाहिए कि वो सच में आपका प्रिय है, आपने कहीं से तथ्य नहीं रट लिए हैं। और ये तभी होगा जब आप उस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। और कोई भी प्रिय होना ये बताना मतलब वो झलकना चाहिए कि आप पूरा का पूरा उस पूरे व्यक्ति को जानते हैं और 2 मिनट में उसको एलोबरेट कर रहे हैं। तो ये प्रश्न मुख्य रूप से होता है कि आपका वो प्रिय ज्योग्राफर कौन है। तो जो भी आपका ज्योग्राफर होगा उसके बारे में आपकी तैयारी जो होगी ना, एकदम वो कथात्मक होनी चाहिए, एकदम वो एकदम ब्रीफ होनी चाहिए, तथ्यात्मक नहीं होनी चाहिए। जब आप थॉट में जाएंगे तो थॉट में कुछ कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप देखिएगा कि यूरोपीय भूगोलवेताओं के बारे में सिलेबस है, तो आप जब इस सिलेबस में देखिएगा यूरोपीय और ब्रिटिश भूगोलवेताओं के बारे में, तो आपसे ये एक है, ये इस तरह के प्रश्न आएंगे। ये आपके सिलेबस से ही जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो जो सबसे जरूरी चीज है तैयारी के क्रम में, वो आप देखिएगा कि ये स्कूल्स हैं, बेसिकली थॉट के स्कूल्स हैं। यूरोपियन स्कूल है, ब्रिटिश स्कूल्स है, तो इस वजह से ये नाम अलग है। तो ये पूरा चीज कंसेप्ट के लेवल पे भी आना चाहिए, और तब जाके उस तरह के छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं उसको आप कर पाएंगे। भौगोलिक चिंतन में जो आपको डुअलिज्म पढ़ना है, बेसिकली नियतिवाद और संभववाद भी डुअलिज्म ही है, और भूगोल में दूसरे द्वैतवाद आपको पढ़ने हैं।
तो जो 4 और 5 द्वैतवाद हुए, इस द्वैतवाद को आप कंपैरेटिव तरीके से करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि निश्चयवाद या नियतिवाद और फिर संभववाद, तो इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे तो सवाल कोई एक तरीके से नहीं रहेगा। एक नियतिवाद और संभववाद का प्रश्न बहुत पहले से चला आया है और ये जाके नव नियतिवाद पे खत्म हुआ है। तो आपको पूरा डेवलपमेंट एकदम एक साथ समझ में आना चाहिए। आपको बताना होगा कि जब पहले जो अरबियन लोग थे, या अरबियन से पहले भी आप यूरोपियंस लोगों के बारे में आएंगे, तो जब अरबियन थे फिर उसके बाद यूरोपियंस, बाद में आया आपका जर्मन थॉट, तो ये जो थॉट स्कूल्स हैं इसमें कैसे विचार चेंज हुए हैं। तो पुराने जो लोग थे वो इसको विज्ञान के डेवलपमेंट से जोड़िए कि पहले नियतिवादी हैं भूगोलवेत्ता, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि कुछ चीजें हो ही नहीं सकती। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद एक नया स्कूल होता है फ्रांस का, और ये संभववाद लेके आता है। तो इसको जब आप उस मशीनी क्रांति से जोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आपको जो सबसे अच्छी चीज समझ में आएगी वो ये आएगा कि बाद में भी एक ऐसा स्कूल आता है, जैसे सारा विज्ञान करने के बाद भी हम आज ध्रुवों पे नहीं बस रहे हैं। अब बहुत मेहनत करने के बाद भी हम समुद्र में 200 मीटर से नीचे नहीं जाके रह सकते हैं। तो सारा विज्ञान सब कुछ ठीक है, हम ध्रुव पे जाके 1 घंटे रह सकते हैं, एक आदमी रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं नियतिवाद और संभववाद के बीच में हम लोगों को सुलह करनी है। और नौ निश्चयवाद जो आपका टेलर का कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं यही है। तो ये पूरे डिस्कशन में हम ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न होंगे तो उसका तो आप आंसर देंगे, लेकिन जब थॉट बेस्ड प्रश्न होंगे तो हर डुअलिज्म, जितने भी तरह के ये द्वैतवाद हैं, 2 धाराएं हैं, दोनों धाराओं में अंत जो है हमेशा एक ट्रांजिट में जाके रुकता है। दोनों धाराएं जो हैं वो कहीं एक तरफा रिजल्ट की तरफ नहीं पहुंचती, समन्वय पे जाके रुकती हैं। तो द्वैतवाद के जो प्रश्न है ना, उसमें समन्वय का बिंदु जरूर फोकस करें, क्योंकि उसको जब तक आप फोकस नहीं करेंगे वो चीजें नहीं हो पाएंगी। नहीं तो फिर आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि ठीक है, अगर बहुत ज्यादा विज्ञान डेवलप कर ही गया है तो आप क्यों नहीं चांद पे जाके बहुत बड़ा पूरा एक देश को ही शिफ्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे ये संभावना नहीं है कि हम पूरा देश को शिफ्ट करें, लेकिन अगर हम देश को शिफ्ट नहीं करें, हम वहां पे कुछ काम करना ही छोड़ दें, तो हमारी एक जो पॉसिबिलिटी है कि कल को अगर हमको वहां जाके रहना पड़े तो इसको हम नहीं ये कर पाएंगे। तो हमेशा इस दोनों पक्ष को लेते हुए समाहार पे फोकस करेंगे। थॉट के बाद जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे राष्ट्र के बारे में कुछ प्रश्न होंगे, और वो कहीं ना कहीं जाके कंटेम्प्ररी मुद्दों से जुड़ते हैं। तो उन कंटेम्प्ररी मुद्दों पे आपका ज्योग्राफिकल व्यू भी जरूर होना चाहिए। आपको 1-2 ऐसे लोगों का नाम लेना चाहिए जिन्होंने ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल थॉट में, या आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इस तरह के काम किए हैं। तो जो थॉट के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको आपको प्रिपेयर करना है, वो कहीं ना कहीं से राजनीतिक भूगोल है। इसमें आपको राष्ट्र राज्य की संकल्पनाएं, सीमाएं, सीमांत, ये सारा कुछ, बफर क्षेत्र, केंद्र स्थल। अब जैसे आपको तिब्बत के मामले में अगर जीएस का भी सवाल हो, तो जब आप उस बफर को डिफाइन करें तो आपका वो ज्योग्राफिक सेंस बफर वाला, पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला दिखना चाहिए। जब आपको आप डिस्कस करें कि बिहार के बारे में जब क्वेश्चन हो, तो आपको आना चाहिए कि वो सी और ये के बीच में जो बिहार बीच में ये क्षेत्र बन गया है, या जो बफर स्टेट के तौर पे नेपाल हो गया है, या इस तरह का कुछ भी हो, तो आप वो ज्योग्राफिक सेंस में पॉलिटिकल ज्योग्राफी की चीजों को जरूर लेकर आए। इसमें राजनीतिक भूगोल में कुछ गहन प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, जिसमें सीमा विवाद। तो सीमा विवाद को जब आप हल कर रहे होते हैं, सीमा विवाद का जब आप सामान्य उत्तर दे रहे होते हैं, तो आप उन सीमा विवाद के उत्तर देने में अपनी ज्योग्राफिक नॉलेज को भी यहाँ यूज करें, क्योंकि आप उसको सीमा का प्रकार बताएं। जब आप भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात कर रहे हैं, उनके सीमा विवाद की बात कर रहे हैं, तो आप जरूर ये बता के चलें कि किस प्रकार की सीमा का विवाद है। तो इसमें जो आपको एज देगा वो कहीं ना कहीं वो चीजें काम करेंगी, वो आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ से उसको ये करेंगे। संघवाद के बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पॉलिटिकल साइंस से तो उसका आंसर करें ही करें, लेकिन संघवाद का जो भौगोलिक एस्पेक्ट है उसको भी लेके चलें। इसके बाद जब थॉट
थॉट के बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी आप कर लेते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा सेक्शन है वो अर्बन ज्योग्राफी का है, जिसको आप बस्ती भूगोल के तौर पे आप देख रहे हैं अपने सिलेबस में। इसमें नगरीकरण की समस्या और चीजें निकल के आ रही हैं। अब भारत में तो नगरीकरण तेज हो रहा है। जब जॉब के बारे में पढ़िएगा तो मतलब जॉब को भी लीजिएगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आप आ रहे हैं तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि पहले बीडीओज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते थे, अभी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं। अब इसी कंटेम्प्ररी एक और पोस्ट है जिसमें आप ईओज आ रहे हैं, नगर परिषद के कार्य पदाधिकारी आ रहे हैं। तो ये जो पदाधिकारी हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और रूरल क्षेत्र कम हो रहा है, तो अर्बन एरिया आ रहा है। अर्बन एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नया पद क्रिएट है। तो ये दोनों तरह के पद हैं। आप धीरे धीरे देखते जाइएगा कि सिंक होता जाएगा रूरल एरिया और अर्बन एरिया बढ़ता जाएगा। तो इस चीज को भी कभी हमेशा अपने दिमाग में आंसर्स देते समय और सब चीजों में वो ज्योग्राफी वाला अर्बनाइजेशन का बिंदु जरूर होना चाहिए। अर्बनाइजेशन से आपके सबसे ज्यादा सवाल होंगे, क्योंकि ये आजकल ज्योग्राफी का सबसे लीडिंग क्षेत्र है। और इसमें अगर आप ये सिविल सेवा की परीक्षाओं में जाते हैं तो इसको आपको खूब अच्छे से तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि अर्बन यहाँ पे अर्बन मिशंस हैं। बिहार में भी अर्बनाइजेशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो उन सारी चीजों का उसमें क्या क्या काम हो रहा है इसके लिए करना है। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी वर्सेस नगर कार्यपालक पदाधिकारी, तो ये अर्बनाइजेशन और रूरल एरिया के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन का जो अलग अलग एस्पेक्ट है उसको लेके उनका काम कैसे है, कैसे दोनों के बीच की सीमाएं क्या हैं, कौन किस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीडीओज को बोल दिया जाता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखिए, और जबकि वो क्षेत्र वहाँ पे आजकल रूरल क्षेत्र हो गया है। तो इसमें कभी कभी क्लैश होता है दोनों पदों को लेके। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे सवाल आ सकते हैं। मोटा मोटी आपको खुद को तैयार रखना है। एक अर्बनाइजेशन की समस्या ये है कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ मलिन बस्तियां, स्लम्स डेवलप कर रहे हैं। तो स्लम्स के बारे में आपको थोड़ा सा अप्रोच डेवलप करना चाहिए। एक स्लम के बारे में सबसे बड़ा अप्रोच ये देखना चाहिए कि आप ज्योग्राफी में सीबीडी का कंसेप्ट है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो सीबीडी के आसपास ही स्लम्स होते हैं। हमारे सारा स्लम जो है वो नगर में ही, और बेसिकली वैसे जगह पे है वो जो सरकारी क्षेत्र है, रेलवे लाइन के साथ डेवलप कर रहा है, बस स्टैंड के साथ डेवलप कर रहा है, कोई नहर है उसके साथ डेवलप कर रहा है, किसी भी स्टेशन के आसपास का क्षेत्र है वो डेवलप कर रहा है, सरकारी जमीनों पे ये डेवलप कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन भी है। तो एक रीजन को आप और देखिएगा कि जो सीबीडी आपका है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, उसमें आपको एम्प्लॉयज चाहिए। तो एम्प्लॉय के लिए वो उनको आप बहुत अच्छी खासी मजदूरी नहीं दे रहे हैं। आपको जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिस है तो उसमें साफ सफाई का काम करना है या कुछ भी करना है, तो आपको उस तरह के मजदूर, लेबर टाइप लोग चाहिए होंगे, और वो उनके लिए संभव नहीं है कि वो रेल से प्रतिदिन आए जाएं। तो उनको वहां बसना मजबूरी है, और कहीं ना कहीं ये चीज माइग्रेशन से भी जोड़ के देखनी है। तो ये जो आपका जो अर्बन ज्योग्राफी है उसमें ये जो एरिया है, इस पे सवाल बिल्कुल आपको तैयार करने हैं। और हमेशा आपको ये दृष्टि हमेशा ये रखनी है कि जो सीबीडी है, आपके आंसर में सीबीडी जरूर आएगा कि सीबीडी की डिमांड है स्लम्स। तो वहां जब जो सीबीडी का रिक्वायरमेंट है उसको सस्ते श्रमिक चाहिए, और सस्ते श्रमिक बाहर से नहीं आ पाएंगे, बाहर से वही आएंगे जिनका थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा होगा। तो ये जो स्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं वो ज्योग्राफिकल आउटपुट है। अब ये कैसे दूर हो सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, इस पे आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वो स्लम डेवलप करेगा वो एकदम ज्योग्राफिकल है। और ये सिर्फ इंडिया के केस में ही नहीं है, पूरी दुनिया में। अब एक और चीज आपको अर्बन ज्योग्राफी से डिस्कस करना चाहेंगे। अर्बन ज्योग्राफी में एक अर्बनाइजेशन का प्रतिरूप आता है, बस्ती का प्रतिरूप। बस्ती कैसे डेवलप करेंगी? तो इसमें आजकल शहर जो है वो प्लान्ड तरीके से नहीं बस रहे हैं, हजार्ड तरीके से बस जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ज्योग्राफर्स के थॉट हैं उसको आप एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये लास्ट में काम करेगा। क्योंकि सामान्य प्रश्नों के भी उत्तर देने के लिए, जैसे कभी पटना में पिछले साल बहुत बाढ़ आ गया था,
और फ्लश फ्लड की वजह से हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं से वो बस्ती का जो प्रतिरूप है वो उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। तो ये प्रतिरूप से इन प्रश्नों का जब आप उत्तर करेंगे तो आप वहां एज पा जाएंगे। तो कंटेम्प्ररी इश्यूज में मतलब जो बस्ती भूगोल और अर्बनाइजेशन के सवाल हैं, पटना में गंदगी बहुत है, अभी एक नया डेटा आया है जिसमें सबसे खराब शहर में सबसे प्रदूषित इस तरह का कैलकुलेशन आया, तो उसको आप आंसर करने की कोशिश करेंगे इसी बेसिस पे। और कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें आपका ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आएगा। अब जो इसमें चौथी चीज है जिसपे सवाल बिहार से होगा वो है ज्योग्राफी का मेन एरिया। जो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योग्राफी का अपना क्या है, सब तो इंटरडिसिप्लिनरी है, तो ज्योग्राफी में एक चीज अपनी है, वो है रीजन, क्षेत्रीय विकास, रीजनल डेवलपमेंट योजना। ये जो प्लानिंग है, रीजनल डेवलपमेंट है, ये ज्योग्राफी का अपना पेरेंटल चीज है। तो इस पे आपके से प्रश्न हो सकते हैं, इसके लिए आपको खुद को तैयार रखना है। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं और इनका तो आप अच्छे से अध्ययन करें ही। जो राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर का आयोजन है, इसका भी ये देखें, डिसेंट्रलाइजेशन से इसको जोड़ लें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रीजनल डिस्पैरिटी, जिस पर प्रश्न बनते हैं कि सारा कुछ जब ऐसा है तो डिस्पैरिटी क्यों है। तो डिस्पैरिटी का कई तरह का कारण आप दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कि जो ज्योग्राफिक एरिया में अंतर है, जो ज्योग्राफिक रिलीफ में अंतर है, उसके चलते जो डिस्पैरिटी आएगी उसको आपको दूर करना बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिकल चीजें हो सकती हैं कि पहाड़ पे अगर बहुत अच्छे से बन गई, अरब में बहुत तेल हो गया तो वहां पे टूरिज्म आजकल बहुत बड़ा डेवलप इंडस्ट्री हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल हैं। वहां पे अगर कोई बहुत ज्यादा आर्थिक स्रोत निकल आया तो चीजें बदल सकती हैं, लेकिन सामान्य चीजों में जो ज्योग्राफी का जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो कहीं ना कहीं जाके ज्योग्राफिकल जो ज्योग्राफिकल रिलीफ है, रिलीफ के टाइप में, मतलब जो ये डिस्पैरिटी है उससे संबंधित है। तो ये चीज आप लिंक करेंगे। राजनीतिक पहलू के क्षेत्रीय विकास के बाद एक मामला आता है डेवलपमेंट का, जिसमें हम लोग जोड़ेंगे परिवहन और व्यापार। तो जब बिहार में डेवलपमेंट के बारे में सवाल किए जाए, बिहार में डेवलपमेंट का क्वेश्चन हो रहा हो, तो जो सबसे जरूरी चीज है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो इधर जो बिहार में डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज, जिसका अभी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, रोड्स, जो कनेक्टिविटी है वो अच्छा किया गया है। दूसरा है एक और मेरा सजेशन है, अगर आप मार्क कर लें तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई स्कीम है। अगर कोई सेंटर की स्कीम चल रही थी और उसने किसी खास एरिया को नहीं कवर किया तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना स्कीम दिया। तो इसकी तैयारी बहुत जरूरी है, और ये तो आप जीएस में भी करेंगे, लेकिन ज्योग्राफी के केस में ये सारी योजनाएं आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी जो लीडिंग कार्यक्रम चल रहा है जल जीवन हरियाली, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपके प्रश्न हो सकते हैं। पिछले साल कोरोना से पहले माननीय मुख्यमंत्री ने सारे जिलों में भ्रमण किया और एक लीड तालाब बनाया गया, जो वहाँ का सबसे बड़ा तालाब था, वहाँ पे उन्होंने भ्रमण किया, उसको पूरी तरह से इंक्रोचमेंट फ्री कराया। और ये कहीं ना कहीं वो तालाब जोड़ने वाले, अब तो एक साथ सब तालाबों को हम नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में बड़े बड़े तालाब हैं तो कम से कम जो पानी इधर उधर फ्लैश फ्लड का पानी वगैरह है वो हट के कम से कम वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। दूसरा है कि एक नया मिशन लॉन्च किया गया है 2.1 करोड़। ये मिशन है पेड़ लगाने का। 2.1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अगेंस्ट 3.5 करोड़ पेड़ लगाए गए। तो ये जो पेड़ है वो सब फलदार वृक्ष हैं, और ऐसे एरिया में लगाया गया है जहां पे लगाने वालों ने ये कहा है कि वो उसको किसी भी मतलब उसी के पौधे दिए गए हैं, और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। जैसे 2.1 करोड़ के अगेंस्ट 3.5 करोड़ पौधे लगाए गए। तो ये जो फॉरेस्ट कवर है इसको भी इंक्रीज किया, और ये जो मिशन 2.1 करोड़ था, इसके लिए एरिया फिक्स किया गया कि कहाँ लगाना है। जैसे कब्रिस्तानों में पेड़ लगाए गए,
ये वैसे क्षेत्र थे जो मतलब जब उसका हमेशा यूज नहीं है। जब कोई डेथ हुआ, डेड बॉडी ले गए, तो वहां पर डेवलप कर जाएगा तो बड़ी ग्रेनरी के रूप में डेवलप कर सकता है। और उसमें भी उन्हीं कब्रिस्तानों को चुना गया जिसके पास वो जो जिनकी घेराबंदी हो गई थी। तो घेराबंदी होने की वजह से क्या है कि वो पेड़ सेफ रहे। उसके बाद दूसरा, उनको उन स्कूल्स और कार्यालय में इस तरह से लगाया गया कि जैसे पहले क्या होता था कि पेड़ लगा दिया जाता था और कोई जीव जंतु आके चर जाते थे, तो इस बार ऐसा नहीं किया गया। उन पेड़ के साथ उनका गैबियन लगा हुआ है, उसके साथ वो एक पूरा एक टीम बनी हुई है, उस टीम को वो रिसीव कराया गया। तो इस चीज को कहीं ना कहीं से, इस स्कीम को आप जाने रहिएगा तो आंसर करने में आपको सहूलियत होगी। तीसरी स्कीम के बारे में है जो 7 निश्चय, यहाँ की लीड स्कीम चल रही है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की। चूंकि हम ज्योग्राफी पे फोकस्ड हैं तो एक स्कीम के बारे में आपको बता देते हैं, वो है घर घर बिजली लगातार। तो हर घर बिजली लगातार जो है वो एक तरह से बिजली के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो जब हर घर बिजली लगातार में अब स्थिति ये है कि बहुत सरप्लस बिजली है। आप बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि मतलब 24 घंटे बिजली रहती है अमूमन। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में है तो एक आध घंटे बिजली कट गई तो कट गई, लेकिन बिजली पहले की तुलना में बहुत जबरदस्त तरीके से बिजली की अवधि में इजाफा हुआ है। तो ये फोकस्ड पॉइंट है। तो आप जब ज्योग्राफी में इन सब क्षेत्रों को पढ़ रहे हैं ना, तो इसके रिगार्डिंग रोड पढ़ रहे हैं तो रोड में कौन सी स्कीम है, कितने तरह की रोड है, किस तरह के रोड को बनाने का क्या स्कीम है। दूसरा है कि जब आप अर्बनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा बिहार सरकार का फोकस है, जो बिल्डिंगें बन रही हैं बिहार सरकार, वो 9 रिक्टर पैमाने तक भूकंप को झेलने वाली भी मकाने हैं, वैसी बिल्डिंग्स हैं। अब जैसे एक छोटा अपना एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, जिस ऑफिस में मैं अभी बैठता हूँ वो हमारे सामने यहाँ बना है। उसमें पहले के ऑफिस और इसमें ये हुआ कि ये एकदम कंप्लीट इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना है। सबसे पहले पीसीसी, आरसीसी, जो भी उसके स्ट्रक्चर्स हैं उसके थ्रू खड़ा हुआ है। तो जो आजकल बन रही हैं बिल्डिंगें, तो उसके लिए कुछ निगम बना दिए गए हैं और कुछ जो एजेंसीज हैं, एक बहुत बहुत जबरदस्त चेंज है। जब आप इसको देखेंगे अर्बनाइजेशन वाले मुद्दे को लेके, तो आप देखेंगे कि एजेंसीज बना रही हैं। पहले क्या होता था कि लोकल टेंडर हो जाता था, अब उसको फ्लोट कर दिया है ई टेंडर के लिए। और दूसरा चीज ये है कि जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिवीजन की बिल्डिंग है, तो हर बिल्डिंग में एक इंजीनियर स्पेशली डिप्यूट है। जैसे एक हम स्कीम देखते हैं एमएसटीपी, तो एमएसटीपी में जितना जैसे क्लासरूम्स बनाने, जैसे 144 तो क्लासरूम मैंने बनवाए थे यहाँ पे। तो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ कि इसको आप कैसे यूज करेंगे। तो वहां पे क्या है कि हर प्रोजेक्ट पे एक जूनियर इंजीनियर डिप्यूट है स्पेशली उसी प्रोजेक्ट के लिए, और इसने बहुत तेजी से गति दी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो आप इधर देख लेंगे कि पिछले 10 साल में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, कौन से निगम काम कर रहे हैं, उनका काम करने का क्या शैली है। तो ये आपके वो अर्बनाइजेशन वाले एरिया में, डेवलपमेंट वाले एरिया में आपको, जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, वो सब टाइम फ्रेम्ड है, उनको 9 महीने में बनाना है। कैसे बन रहा है, कौन कौन नई बिल्डिंगें बनी है। आजकल देखेंगे कि बहुत सारा उद्घाटन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री आज भी वो नल जल वाले स्कीम का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके पहले आप निगम के बिल्डिंग्स का उद्घाटन हुआ। तो ये सारी चीजें आप साइट्स पे बिहार सरकार की देख लेंगे और अपडेट रहेंगे, क्योंकि हो सकता है इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं हो, लेकिन अगर ये आपके दिमाग में रहेगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर्स कर सकेंगे। अब लास्ट फेज में आपके सवाल लेने से पहले एक चीज, यहाँ पे एक नॉर्मल सवाल होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस तरह की चीजें बहुत तेजी से डेवलप नहीं कर पा रही हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक दो कारण पे मैं विशेष रूप से आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक तो अर्बनाइजेशन के बारे में सब लोग शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, शहर की तरफ पुश और पुल फैक्टर है। दूसरा है कि बहुत तेजी से पलायन भी हुआ है, और पलायन आप देखेंगे कोरोना में बहुत तेजी से जिस तरह से बिहार में लोग आए हैं, तो इन सब चीजों से भी आपके प्रश्न हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को एक साथ लेके आप अर्बनाइजेशन को, पलायन को, पुश पुल फैक्टर को लेके आप आंसर करने की कोशिश करें
यहाँ औद्योगिकरण का विकास नहीं होने के कारण। दूसरा चीज है, एक वन विभाग का भी कुछ कुछ कंस्ट्रेन आता है। जैसे वन विभाग का दृष्टिकोण सीधे है कि जो रिजर्व एरिया है वो जानवरों के लिए, वो आदमी के लिए नहीं है। आदमी के लिए बहुत क्षेत्र है, वो जंगल जो है वो जानवर के लिए है और हम उसके लिए उसको सेफ करेंगे। तो वहां पे डेवलपमेंट का एस्पेक्ट कुछ नहीं बनाया जा सकता, सड़कें से बन एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इंडिया सबका यही रिजर्व क्षेत्र घोषित कर लिया ये है। दूसरा है कि जनजातियों के क्षेत्र भी वही हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा कुछ हम इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते हैं और जनजातियों के डेवलपमेंट का प्रश्न भी कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ता है। तो इसकी भी इंटरलिंकिंग आपको करनी है कहीं ना कहीं। फिर एक जो दूसरा बिंदु है खनिज वाले क्षेत्रों पे, तो खनिज वाले क्षेत्र भी कहीं ना कहीं उन्हीं संरक्षित क्षेत्रों में हो सकते हैं। तो इसके लिए ये दूसरा है कि वन विभाग के क्षेत्रों में अगर आपने किसी तरह से अतिक्रमण कर दिया तो वो केस भी कर देते हैं। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज पे या इस तरह से केसेस भी हुए रहे हैं पूर्व के दिनों में। तो इन सारे दृष्टिकोण को रख के ही आप अपना एक विजन तैयार करेंगे, और विजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होगा और हमेशा आप संभावनाओं की बात करेंगे। जब आप संभावनाओं की बात कर रहे होते हैं तो चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हैं। तो मेरे तरफ से इतना ही। अब आपकी तरफ से अगर कुछ छोटे छोटे सवाल हों तो मैं लेना चाहूंगा। सर मेरा सवाल है सर, फ्लड मैनेजमेंट में फ्लड टूरिज्म एक ऑप्शन हो सकता है? जी, फ्लड मैनेजमेंट में फ्लड टूरिज्म एक ऑप्शन के तौर पे रखा जा सकता है सर? फ्लड मैनेजमेंट अगर रखा जा सकता है, लेकिन ये बहुत टेम्पररी होगा क्योंकि फ्लड 3 महीने का होगा ना। तो इसमें आप टूरिज्म क्या करेंगे? उसमें फ्लड में लोगों को घुमाएंगे? सर एरोप्लेन के द्वारा सैर कराया जा सकता है। फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे में ये सब देखने को मिलता है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ये बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि एक आदमी डूब रहा है और आप उसको टूरिज्म करके दूसरे तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छा ऑप्शन है। ओके सर। सर या गुड इवनिंग सर। हाँ मृणाल जी बोलिए। सर एक सवाल अगर ऐसा आ जाए कि बिहार में बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा से ज्यादा मतलब वहाँ के पॉलिटिशियन की इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है, क्योंकि ये लगभग हर साल आती है और उसकी फिर भी कोई तैयारी नहीं होती है। पिछले कई साल से ऐसा चलता आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं, वो हमसे अगर ये सवाल पूछते कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो बाढ़ की समस्या है वो एक प्राकृतिक समस्या से ज्यादा एक वहाँ के मतलब राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है? इस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए सर? आपको हमेशा इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले ध्यान से सोचना चाहिए कि आपका जिस पद पे चयन हो रहा है वहां से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आपका आंसर हमेशा डिप्लोमेटिक होना चाहिए सर। आपका स्टैंड ये होना चाहिए कि अगर ये बात होती तो 50 साल से चीजें वहीं की वहीं रहती, तो क्या चीजें वहीं की वहीं हैं या उसमें कुछ चेंज है? अगर वो चेंज है तो आपको वो चेंज दर्शाना चाहिए, और अगर वहीं की वहीं हैं तो इसके बारे में अगर कोई ऐसी संभावना है तो उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। लेकिन हमेशा ये बैलेंस्ड होना चाहिए, दोनों के तरफ आप दोनों दृष्टिकोण पे आप अपना प्रकाश डालते हुए जो कंक्लूजन है वो इस डायरेक्शन में दें कि जो ऑप्टिमिज्म का इशारा करे। यस सर, यस सर। सर एक दूसरा भी सवाल है सर। जी बताएं सर। दूसरे स्टेट में एपीएमसी है सर, जैसे मतलब वहाँ पर एक कृषि बाजार है सर। बिहार अच्छा। मतलब मूल रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वैसा कुछ बाजार नहीं है सर, जिससे किसानों को भी नुकसान होता है और एक बाजार भी नहीं मिलता है। तो ये इसको सर कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है सर? देखिए आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस
जहाँ जैसा सब जगह है वहाँ यहाँ भी है। जी सर। तो आप एक सीधे ऐसे कह देंगे कि बिहार में ऐसा नहीं है वैसे है, तो ये सही नहीं है। दूसरा है कि आपका रूरल सर्विस सेंटर्स के तौर पे हर गांव में, आपको पता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत बड़े पैमाने पे नए लोग आए हैं, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर्स और इस तरह के बहुत सारे पद डेवलप किए गए हैं। हाँ, तो ये जरा आप एक एग्रीकल्चर का अभी का आउटकम देख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा ना कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ग्राउंड रियलिटी पेपर पे और रियलिस्टिक वर्ल्ड में भी चीजें बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। ओके सर, ओके सर। सर एक तीसरा सवाल है सर। जरूर सर, एक तीसरा सवाल है कि बिहार को ज्योग्राफी जो एडवांटेजेस हैं उसको आधार बनाते हुए बिहार को कैसे एक डेवलप्ड स्टेट बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो पानी है। अगर आप वाटर रिसोर्स को खूब अच्छे से यूज कर लें, आपको क्या लगता है आपके पास इतना वाटर रिसोर्स है कि आप उससे 3-4 स्टेट को समृद्ध कर सकते हैं, इतना पानी है। उस पानी को क्या यूज कर सकते हैं आप? सर उसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल वाटर में यूज कर सकते हैं सर। बिल्कुल। और उसके साथ सबसे बड़ी चीज है ना कि आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करिए ना। इससे क्या होगा कि आप तब पंप से, आपके यहाँ बिजली फ्री है, आप बिजली ऑलमोस्ट फ्री है, तो आपके पास अगर ग्राउंड वाटर रहेगा तो तब आपको पानी मिल सकता है पंपिंग सेट्स के थ्रू, आपको वो कुओं के थ्रू, तो नलकूपों के थ्रू, तो तब मिल सकता है जब बारिश नहीं होती है। तो वो वाटर रिसोर्स को पहले वाटर रिचार्ज करना हमारे लिए सबसे बड़ा संसाधन है। दूसरा है कि उससे हम बिजली बना सकते हैं, उससे हम चेक डैम बना सकते हैं और बन भी रहा है। तो ये चीजें हो रही हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बिजली में हम आत्मनिर्भर हुए हैं तो कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्स से भी ये चीजें जुड़ रही हैं। यस सर, डेफिनेटली सर। इसके अलावा सर पानी से एक्वा कल्चर आप कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्थ बिहार में बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, आप सब में मखाना डाल सकते हैं, सब में मछली डाल सकते हैं। साउथ बिहार में सिंघाड़े की बहुत बड़ी खेती होती है, उन सब तालाबों में ये करिए, संभावनाएं तो बहुत हैं। वो यहीं पर एक सवाल पूछते कि अच्छा इन सब संभावनाओं को जीवित करने के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, वो भी बिहार के पास नहीं है, और इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने में बिहार विफल रहा है, एंड टैक्स पेयर्स की संख्या कम है। तो कैसे आप दोनों फ्रंट पर कैसे लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बढ़िया सवाल है। मैं बस ज्योग्राफिक एस्पेक्ट ये बता देता हूं कि बहुत सारी, जैसे आप वाटर रिचार्ज कर रहे हैं सर, अगर आपके पास 3000 स्क्वायर फीट की जमीन है तो सरकार फ्री में आपके यहाँ ये करेगी, पानी संरक्षण की चीजें बनाएंगी। आपको पता है इसके बारे में? अगर आपके पास 3000 स्क्वायर फीट की जमीन है और आप चाहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग करना, तो आप अपने घर में उस तरह का वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये चीजें हो सकती हैं। आपके पास अगर निजी जमीन है और आप उसमें तालाब खुदवाना चाहें तो तालाब खुदवाने के लिए सरकार के पास फंड्स हैं। आप देखिएगा पूरा एक प्रोग्राम कार्यालय चलता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, सब ब्लॉक में प्रोग्राम ऑफिसर जिसको पीओस कहते हैं, उनका काम ही यही रह गया है। तो वो तालाब खुदवाते हैं। ये क्या होता है ना कि कई तरह की चीजें होती हैं। आप जैसे तालाब अगर आदमी खोदता है तो उसको जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हुआ ही, तालाब के साथ आप छोटा छोटा काम करेंगे, उसके चारों तरफ आप पेड़ लगाएंगे, थोड़ा ग्रीन बेल्ट भी इंक्रीज करेगा, पानी रहने से बहुत वाटर लेवल का रिचार्ज होगा। तो जो सूखा और इस तरह की समस्या है, जिसको हम चेन्नई का आपको बताते हैं, वहां पे पानी बिल्कुल भी सूख गया था गर्मियों में, तो ये सिचुएशन बिहार में आने से रोकी जा सकती है। तो ये बिहार में भी आ गया था सर, पिछले साल बिहार में भी आ गया था सर। वहाँ का मतलब नॉर्थ बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो है वाटर टेबल बहुत नीचे चले गए थे, पंप्स जो मतलब जो हैंड पंप्स थे वो सूख गए थे सर। जी जी बिल्कुल, उसी के लिए जल जीवन हरियाली स्कीम बिहार को करना। तो सर जल के अलावा सर मेरे को थोड़ा सा कृषि पर बताइए सर। कृषि भी अपना ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है सर, कि कृषि को कैसे, क्योंकि हाँ सर कृषि पर बात किए बगैर ज्योग्राफी बिहार का पूरा होता नहीं है सर। तो कृषि के क्षेत्र में कैसे सर? हाँ सर बताइए। कृषि के क्षेत्र में सबसे पहली चीज, क्या आपको आवाज मिल रही है ना? आ रही सर, आ रही सर। हेलो, हाँ यस सर, आई एम गेटिंग यू सर। तो कृषि के
हाँ, कृषि के क्षेत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको देखना है कि हम किन किन चीजों की कृषि कर रहे हैं। तो ओके सबसे पहले हमारे पास खाद्यान्न है। तो खाद खाद्यान्न में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कर सकते हैं कि खाद्यान्न में हम कितनी फसलें ले रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे एक तिलौथू ब्लॉक है रोहतास में, वहां पे धान की 2 फसलें होती हैं एक ही सीजन में। अच्छा, ऐसे और तो ये एक्सपेरिमेंट हम दूसरे जगह भी कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को जब हम दूसरे जगह पे यूज करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको जब मल्टीपल कई तरह की फसलें मिलने लगेंगी तो आपको इसका फायदा 2 तरह का है। एक आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। तो हम एक तो यस सर। एरिया बढ़ाते हैं वहां तक पहुंच गए हैं कि जितनी भी खेती है उतना खेती योग्य जमीन को हमने कवर कर लिया है। अब हमको क्या करना है कि उसमें या तो मल्टीपल ग्रेन्स लगाएंगे या दूसरा कर सकते हैं कि ज्यादा फसलें लें। तो ज्यादा यस। फसलों को लेके एक तो काम कर सकते हैं कि हम अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो जो खाद्यान्न है उसमें हमारे पास संभावना है कि धान की हम 2 फसलें लें, आप मकई की 3 फसलें तक ले सकते हैं और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको फैसिलिटेट भी कर रहा है। तो एक ये तरीका है खाद्यान्न के लिए। जब नकदी फसलों में आते हैं तो नकदी फसल में आपके पास शुगर केन है। तो शुगर केन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है। आपको पता है कि सबसे अच्छा महाराष्ट्र कर रहा है। यस सर, महाराष्ट्र है, इसका- यूपी भी इसका- है सर, यूपी का तराई क्षेत्र सर। इसका जो सबसे यूपी भी सर। महत्वपूर्ण कारण मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो उमस वाला वातावरण है, जो जी, आपकी ह्यूमिडिटी का लेवल है वो एकदम फुलफिल करता है। तो जी, इस यस सर। चीज को हम बढ़ा सकते हैं। अभी क्या हुआ कि आप गन्ना उगा लेकिन उससे चीनी बननी है। पिछले दिनों बिहार की चीनी की मिलें बहुत तेजी से बंद हुई, तो नतीजा ये हुआ कि ये वाला एरिया जो है वो सिंक करता चला गया। तो अब जबकि चीजें फिर से रिवर्स हो रही हैं, नए नए मिल्स आ रहे हैं, तो ये एरिया फिर से बढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पे स्कोप है। तीसरी जो चीज है वो है आपका यहाँ पे बहुत तरह के फल होते हैं, बागान है। तो ये जो बागानी खेती है इसको आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आपका मुजफ्फरपुर का लीची वाला एरिया है, मोतिहारी का है, किया के लीची का है, आम का ये एरिया है, बक्सर में चौसा आम का एरिया है। तो इसको आप डेवलप कर सकते हैं और इसको पास्चुराइज और बहुत दूसरे तरीकों से प्रोसेस करके उसको आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे क्या है कि मिल्क के साथ बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, कई कई प्रोडक्ट आ रहे हैं जो पास्चुराइज मिल्क और ये फल का रस है उसके साथ कई तरह के प्रोडक्ट डेवलप किए गए हैं। आजकल एक लीची नाम से नया प्रोडक्ट डेवलप किया है जो मुजफ्फरपुर से पूरे इंडिया में जा रहा है। आप वो मैंगो के लिए भी कई लोकल ब्रांड आजकल काम करने लगे हैं। सुधा जो यहाँ का लोकल ब्रांड है, तो सुधा ने भी बहुत तरह के इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो ये आपकी संभावना है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे। तो ये हुआ आपका खाद्यान्न, दूसरा हो गया नकदी फसल और तीसरा हो गया ये बागान में जो फसल हो रही है ये। चौथा जो फसल का सबसे ये चीज है वो है आपको कुछ और नकदी फसल है जैसे पिपरमिंट। बिहार ने पिपरमिंट उत्पादन में बहुत तेजी से ग्रोथ किया है। पिपरमिंट आप आजकल यूज करते हैं बहुत तरह के औषधियों में, पान वगैरह में यूज का, माउथ वॉश और फ्रेश बन रहे हैं, उसमें के स्प्रे बन रहे हैं। ये बहुत ही नगदी फसल है। परी की खेती के बारे में मैंने बताया, औरंगाबाद वाले। तो ऐसा कुछ चीजें जो है डेवलप हैं, उसकी संभावनाएं हैं, वो हमको खोजना है और उसको फिल करना है। तो एग्रीकल्चर से ये संभावना है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम लोग फोकस कर सकते हैं। जैसे राइस है तो राइस ब्रान ऑयल बन रहा है कई जगहों पे। तो जो पहले चावल की भूसी निकल जाती थी तो उसको पहले यूज करते थे, तो अब वो राइस ब्रान ऑयल में कन्वर्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि अभी एक बहुत बड़ा एरिया है इधर कुदरा के पास इंडस्ट्रियल, वहां राइस ब्रान ऑयल्स की बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज डेवलप। आप एक देखेंगे एक दूसरा इलाका इसी तरह गीला है और पटना में जिला में पड़ता है कि जस्ट भी इस तरह प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज आ रही हैं। जब आप मुजफ्फरपुर देखेंगे तो मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और बेतिया ये एक संकुल है जिसमें इस तरह के प्रोसेस फूड के लिए बहुत बड़ी संभावना है। दूसरा है मधुमक्खी।
आप उस मधुमक्खी के लिए मधुमक्खी पालन को देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में विस्तार मिला है। आजकल कुक्कुट पालन के लिए बिहार सरकार ने कई स्कीमें दी हैं, गाय पालने के लिए ढेर सारी स्कीम्स दी हैं। तो ये जो पठारी क्षेत्र है वहां पे गाय के लिए अलग स्कीम्स है। आप इंडस्ट्री में भी उसको ईयर मार्क कर दिया कि इतना % ऐसे 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 करके इन क्षेत्रों में दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटी है, रिसोर्सेज हैं, उससे चीजें ली जा रही हैं। सर जब तक हम इन सारे प्रोडक्ट्स को जो हम अभी हम बनाए सर, है ना, मतलब या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको मार्केट तक नहीं पहुंचाएं तो न तो फार्मर्स को प्राइवेट बेनिफिट मिलेगा और न फार्मर्स जो से इनकरेज होंगे, न उससे रेवेन्यू जनरेट होगी ठीक से। तो सर इसको फिर मार्केटिंग विपणन वाला जो पक्ष है उससे कैसे जोड़ेंगे सर? हाँ, बिल्कुल जोड़ेंगे। विपणन के लिए आपको मैंने एक सुधा का उदाहरण दिया। यस सर। डेयरी फार्मिंग और डेयरी के जितने प्रोडक्ट हैं उसके लिए मार्केट्स हैं। दूसरा एक बिहार सरकार ने नया ये किया है कि वो ढेर सारे मतलब कई मेले लगा रही है। तो इन मेलों में इन चीजों की पब्लिसिटी हो रही है। आप देखेंगे कि हर जगह, जैसे आपने सोनपुर मेला सुना होगा। पहले वो सिर्फ पशुओं का मेला था, लेकिन जब अगर अभी आप ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि सैकड़ों स्टॉल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लग रहे हैं और उसकी ब्रांडिंग की जा रही है। आपको मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बताना चाह रहा हूं। एक कैमूर में इलाका है बेतरी, जिसमें बहुत खास तरह का चावल होता है जो पाकिस्तान तक जाता है, तो उसकी ब्रांडिंग की गई है। दूसरा है एक तिलकुट इंडस्ट्री है, उसकी भी ब्रांडिंग की गई है, वो बाहर जाने लगा है। तो ये लोकल ब्रांडिंग भी होने लगी है। खाजा, तो वो जो सिलाव वाला एरिया है उसकी ब्रांडिंग हुई है। तो ये लोकल ब्रांडिंग भी हो रही है। लीची भी सर। लीची तो आपको बताया कि उसका पेयर लीची आ गया है, लीची ही नाम। चौसा आम। हाँ, चौसा आम का तो अभी कोई ब्रांडिंग नहीं हुआ है। हाँ जी, बताएं। सर ये पूछा जाता है कई बार कि पटना का ज्योग्राफी बताएं या फिर बिहार का, तो सर पटना का किस एस्पेक्ट में बताना चाहिए, सेटलमेंट ज्योग्राफी या वो मुझे बता दें। बिल्कुल, अच्छा है। तो आपको मैंने बताया ना कि ज्योग्राफी के सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहला दीजिएगा कि पटना का लोकेशन दीजिएगा। अब लोकेशन आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कहिएगा कि गंगा प्लेन में है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए कि आसपास किन जिलों से घिरा हुआ है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा कि गंगा के इस पार मतलब नॉर्थ है कि साउथ है। लोकेशन का मतलब ये होता है ना कि आप कुछ ऐसी चीजें, आपको आपके गांव जाना है तो आप किसी को पता बताती हैं ना, तो आप ऐसा पता बताइए कि वो वहां पहुंच जाए। तो पहला चीज लोकेशन ये हो गया। दूसरा है कि आप इसमें बताते चले जाएं, अच्छे से सब चीज बताएं। अब पटना की ज्योग्राफी के बारे में बताएं तो आप बताएं कि वो 10 लाखी शहरों में है कि नहीं है। उसमें आप ये बताएं कि वहां पे आप कुछ डेटा बता सकती हैं कि यहाँ पे इतने नंबर पे है, यहाँ पे इस नंबर पे है, तो वो है। लेकिन जब आपकी ज्योग्राफी बताने की बात है, ज्योग्राफी बताना एक ब्रॉड सेंस है। वो आपसे जानना चाहते हैं आप कितना देर पटना के ज्योग्राफी के बारे में बोल सकते हैं। वो सवाल ही है कि आप इतना बोलते जाएं कि वो बोले वो दूसरा सवाल तो पूछें। इसको इस तरह से डिवाइड करके बोल सकते हैं सर कि अगर फिजिकल ज्योग्राफी में देखें तो लोकेशन और ये सब बता देंगे। नहीं, ऐसा फिजिकल लॉजिकल नहीं करिए आप। देखिए, जैसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि पटना जो है वो गंगा के तट पे स्थित है, बिहार की राजधानी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये 10 लाखी शहर है। उसके बाद ये बताइए कि अर्बनाइजेशन का परसेंटेज 70 है। उसके बाद बताइए कि पटना प्रमंडल के इन जिलों से घिरा हुआ है। जैसे आप उधर से बताएंगे नालंदा, इधर से बताएंगे भोजपुर, इधर अरवल से भी घिर रहा है, उधर जहानाबाद, मतलब जो भी एरिया उसका कंसर्निंग है वो बता दीजिए। उसके बाद अगर आप अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सब बता सकते हैं तो बता दीजिए। और अगर पटना के बारे में बताना चाहें तो आप ये बताइए कि ज्योग्राफिकल सेंस में ये किस तरह का नगर है। उसमें ये बताने की कोशिश कीजिए कि हाँ नगर निगम है, निगम का मतलब पॉपुलेशन बता सकती हैं तो बताइए। तो इन सब चीजों को जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, ये सारा कुछ ज्योग्राफी में आता है, तो ये सब ज्योग्राफी में बताइए। स्लम्स हैं वो बता सकती हैं आप अर्बनाइजेशन में। आप बताएंगे कि कब बसा हुआ है, ये बताएंगे कि किस शेप में बसा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप बतानी शुरू करें।
यस सर, थैंक यू सर। और सर बिहार का अगर पूछे तो वो तो ये चीज उसका सेम भी बिहार पे लागू होगा कि बिहार जो है वो Yes. आसपास किन राज्यों से घिरा हुआ है, किस जगह पे है, कर्क रेखा के उत्तर है कि दक्षिण है, ये सारी चीजें लोकेशन का मतलब हर चीज। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। जी सर, उत्तरी बिहार की विकास की संभावनाएं स्पेशली उस एरिया की जहां पे बाढ़ की पुनरावृत्ति होती है। प्रतिभा जी, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि विकास की संभावनाएं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ। पहले ये देखना होगा कि चीजें सुधर रही हैं कि वहीं पे पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको रोड कनेक्टिविटी के बारे में बताया। दूसरी चीज ये बताने की कोशिश की कि बाढ़ में जो बैंक एम्बार्कमेंट होते हैं, जो मतलब उत्तर भारत में जो कोसी का है, गंडक का है, बूढ़ी गंडक का है, कमला बलान का है, ये जो नदियां हैं, इनका जो नदियों का एम्बार्कमेंट है, जो बांध हैं, उसके बारे में काम हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको ये देखने की कोशिश करना है कि बाढ़ का जो 3 से 4-5 महीने का पीरियड है, उसके बाद वहां पे एक्टिविटीज में चेंजेस हुए हैं कि नहीं। अगर वहां के लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि हमको 3 महीने बाढ़ में रहना है, तो बाढ़ के बाद जब उनका जीवन फिर नॉर्मल होता है तो उनके पास कुछ है कि नहीं है। बाढ़ के समय में उनके लिए क्या व्यवस्था है, अगर व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो ये तो अच्छा नहीं है। तो उन चीजों को फोकस करना है कि ये चीज पे यहाँ काम किया जा सकता है। जैसे एक आप ये तो कर नहीं सकते हैं ना कि 3 महीने के लिए पूरा का पूरा पॉपुलेशन कहीं शिफ्ट कर दें, ये तो बहुत सही विचार नहीं है। आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि पूरा का पूरा पानी कहीं से हटा दें। आप ये कर सकते हैं कि नदी जोड़ों वाले प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाएं। आप ये कर सकते हैं कि कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाएं। आप ये कर सकते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशंस का पहले पता चल जाए। आप ये कर सकते हैं कि आपदा का प्रबंधन करें। आपदा प्रबंधन में 3 चीजें आती हैं, प्रबंधन के पहले की, प्रबंधन के समय की और प्रबंधन के बाद की। तो इन तीनों चीजों को मजबूत किया जाए। क्या ये चीजें पहले से मजबूत हुई हैं, नहीं हुई हैं? अगर चीजें मजबूत हुई हैं तो उनकी गति क्या धीमी गति है, एकदम स्किप कर रहा है धीरे धीरे, या बहुत फास्ट है? अगर कम है तो उसको स्पीड अप करने का आप सजेशन देंगी। इसको कैसे स्पीड अप किया जा सकता है, इसका आप सजेशन देंगी। तो ये 3 एरिया में बांट के आप करेंगी कि पहले तो आप उस क्षेत्र का बताएंगे कि सिचुएशन पहले से क्या है, अच्छा है, नहीं अच्छा है। अगर अच्छा है तो उसका स्पीड कैसा है, कम है, नहीं है। अगर वो स्पीड कम है तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज होगा आपका डेवलपमेंट बेस्ड। तो इस पे आप फोकस करेंगे। सर, वहाँ पे किस प्रकार के इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है? किस प्रकार का इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री जो बाढ़ के अलावा दूसरे टाइम में काम करे। आप कुछ ऐसी इंडस्ट्री सुझा सकती हैं? आपको पता है जूट का वो एरिया है जो बंगाल से लगता है। आपको पता है कि कुछ किशनगंज का एरिया है जो हालांकि इससे थोड़ा अलग हो गया, लेकिन वहां पे आजकल चाय बागान के तौर पे पूरा एग्रीकल्चर डेवलप किया जा रहा है, दूसरे तरह का बागानी फार्मिंग ये हो रही है। तीसरा चीज है कि आप वहां से मत्स्यन को बढ़ावा दे सकते हैं कि जब पानी अधिक है तो मत्स्यन को बढ़ावा दे सकते हैं कहीं किसी ना किसी तरीके से। अगर हम प्रोसेस करें, कुछ ऐसी इंडस्ट्री बनाएं कि मछलियां हम कई दिनों तक, महीनों तक अगर कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वैसी अगर इंडस्ट्री वहां डाल दें तो अच्छा है। अगर वहां मखाना का प्रोसेसिंग करना शुरू करें, ड्राई फ्रूट के तौर पे उसको हम बाहर भेजना शुरू करें, हालांकि हम भेज रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर भेजें, वहां मार्केटिंग उसकी कर सकें, तो वहां से चीजें आ सकती हैं। और आप देख सकते हैं कि एक्वा कल्चर में बहुत सारा काम लगातार हो रहा है, तो वहां हो सकता है। तो हमको उस वाटर को ही रिसोर्स बनाना होगा। वहां पे हम बिजली के बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बिजली के लिए पानी उतना गतिशील पानी नहीं चाहिए होगा, तो आप देखेंगे कि वहां एक नए तरह का फनल शेप का प्रोजेक्ट डेवलप होना शुरू है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि साउथ बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर बिजली बनती थी, लेकिन क्या हुआ कि नॉर्थ बिहार में जब आप देखिएगा तो साउथ बिहार में क्या है कि नदियां उस तरह की नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा जलप्रपात बना रही हैं। इसमें एकदम जब स्लो वाटर रहेगा ना, तभी उसका टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। नॉर्थ बिहार में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट ये हो रहा है, आप देखिएगा कि फनल शेप में चीजें बन रही हैं।
आप देखेंगे बिजली के छोटे छोटे या चेक डैम भी बना रहे हैं या कुछ भी उस तरह का है, तो जैसे वो पानी एक मेन रिवर से आता है, दूसरे रिवर में जाता है, इन दोनों के बीच से एक फनल काट दिया जाता है तीसरे तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। वो फनल जो है एक नई नहर निकलती है और वो वहां पे जाती है, टरबाइन घुमाती है और उसका स्पीड कम होता है और उससे हम लोग बिजली बना सकते हैं। तो ये चीज वहां पे काम कर सकता है। तो जहां पे हमारा पानी ही समस्या है तो हमको पानी को रिसोर्स में बदलना है। तो पानी में हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पानी में हम उसका ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं, पानी में हम ये कर सकते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ाएं, वो पानी निकालने के तरीकों पर विचार करें। पानी में हम ये कर सकते हैं कि जब फसलें आप ले लिए पानी का, और जिस तरह से पानी को यूज कर सकते हैं किए। उसके बाद जो दूसरी जरूरी चीज है कि पानी के समय में कैसे ब्रॉडकास्ट करें, बहुत कम से कम लोग बाढ़ में मरें, ये चीजें हों, बहुत न के बराबर, मतलब किसी भी तरह का कुछ किसी भी तरह की वहां पे कैजुअलिटी नहीं हो, इसकी कोशिश हो। तो ये सब संभावनाएं वहां पे देखनी है। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ विभा जी। जी मेरा प्रश्न है सर कि मान लीजिए उत्तर बिहार तो हमेशा वो मतलब वो 4 महीने बरसात के समय में वो बाढ़ से ग्रसित रहती है, लेकिन जो दक्षिण बिहार के बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे गया, जहानाबाद, नवादा, ये सब सूखा प्रवण क्षेत्र में आता है। तो यहाँ किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है, कृषि को कैसे विकसित किया जा सकता है? और जो जैसे मान लीजिए कि ये नदी जोड़ो परियोजना चली है सर, लेकिन क्या है कि वहाँ की अधिकतर नदियाँ जो है वो सूखी ही रहती है, अधिकतर बरसात के टाइम में आता है पानी, उसके बाद सूखी ही रहती है। तो सर वहाँ कृषि को कैसे डेवलप किया जा सकता है? तो सबसे पहला तो सजेशन ये है कि बरसात के समय में जो सरप्लस पानी है उससे ग्राउंड वाटर अगर आप रिचार्ज कीजिएगा तो गर्मी के दिनों में आप उससे नलकूप से वो पानी निकाल के यूज कर सकते हैं और आपके यहाँ बिजली ऑलमोस्ट फ्री है। तो सबसे बड़ी संभावना यही है कि जब पानी सरप्लस है उसको किसी तरह से रिचार्ज कीजिए और उस पानी को बाद में यूज करिए। दूसरी संभावना ये है कि जो आप जहानाबाद अरवल वाला इलाका कह रही हैं वो पटना से एक तो सबसे नजदीक है, तो राजधानी से नजदीक होने का सबसे बड़ा असर ये हो सकता है कि वहां पे एक प्लांट तरह का। हेलो जी सर सुन रहे सर, आवाज आ रही है ना? हाँ, तो पटना के नजदीक होने की वजह से, पटना के नजदीक होने की वजह से आपके पास एक बहुत बड़ा बाजार है। तो बाजार का जो लाभ हो सकता है वो जहानाबाद, गया, इस तरह के एरिया में मिल सकता है। और गया के बारे में आप देखिएगा तो वहाँ टूरिज्म विकसित हो सकता है। आप देखेंगे वहाँ पे मंदिर है, बौद्ध धर्म के लिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो जो विष्णुपद का मंदिर है तो वो एक टूरिज्म साइट है। वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया गया है, वहां से हज के लिए विदेश भी लोग जा रहे हैं। तो वहां पे डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्ट यहाँ से आके जुड़ता है। तो वहां पे जब टूरिज्म साइट बनेगा, बहुत तरह के होटल्स डेवलप हो सकते हैं, बहुत तरह के घूमने की जगह विकसित हो सकते हैं, बहुत तरह का व्यवसाय उससे जुड़ जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि जैसा जेरूसलम का महत्व है उसी तरह महत्व है बिहार का, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा आप जैन धर्म देखेंगे, बौद्ध धर्म देखेंगे, सिख लोगों का भी एक बहुत बड़ा सर्च है यहाँ पे। तो इसको कहीं ना कहीं से हम लोग को डेवलप करने की जरूरत है। गांधी जी का बहुत बड़ा सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ से जुड़ता है, सूफिज्म के बहुत सारे सेंटर्स यहाँ से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ नेचुरल सीन्स है, जो कैम्बूर रेंज है उसमें कई जलप्रपात हैं, आप वहाँ पे उसको टूरिज्म सेंटर के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं, साउथ इंडिया में जा रहे हैं, उसके जगह पे यहाँ पे वो स्पॉट डेवलप हो सकता है। तो ये सब चीजें आपके जहानाबाद वाले इलाके में बराबर की गुफाएं हैं, है ना? जी सर। तो गया और वो इलाका उसको डेवलप कर सकते हैं, वो उन सब एरियाज को डेवलप कर सकते हैं, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट होगा। सर एक्चुअली मेरा जो है सर डिस्ट्रिक्ट पता है सर नालंदा, तो इस वजह से यहाँ का डेवलपमेंट तो पता है सर कि टूरिज्म के मामले में काफी ज्यादा विकसित हुआ है। लेकिन जो मैंने सर ये जो सूखा प्रवण क्षेत्र की बात की थी, तो क्या उस जगह पर किस प्रकार की इंडस्ट्री भी स्थापित की जा सकती है सर, जैसे नवादा जहानाबाद के एरिया में? कोई नवादा का जब करने की जरूरत है तो छोटी छोटी चीजें वहां पे डेवलप कर सकते हैं, जैसे बनाने का कारखाना किया जा सकता है।
प्लास्टिक के इंडस्ट्रीज, जिसको मार्केट में ले जाने पे कपड़े का इंडस्ट्री जो है वो इसी तरह लोकेशन की डिमांड करता है। आपने तो ज्योग्राफी वेबर का लोकेशन पढ़ा हो, जब आपके पास एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आपके पास महानगर है, आपके पास पटना जैसा शहर है, तो पटना जैसे शहर के आपने जब ये कंसेंट्रिक लोकेशन थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें भी पढ़ा होगा कि जैसे जैसे फर्स्ट जोन और सेकंड जोन और थर्ड जोन में जाते हैं, तो जो सेकंड और जहानाबाद का इलाका सेकंड जोन में पड़ेगा, तो जब सेकंड जोन में आप जा रहे हैं तो वहां पे सबसे अच्छा हो सकता है कि आप सूती वस्त्र का या रेडीमेड वस्त्र का इस तरह का पैकेजिंग करवाएं, क्योंकि जिसमें ज्यादा जगह की जरूरत है, वहां पे जमीनें सस्ती हैं, वहां पे मजदूर सस्ते हैं, उसको आप करके वहां पे भिजवा सकते हैं। बहुत तरह के कुटीर उद्योग बन सकते हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। सर हाँ सर, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग की संभावना क्या बनती है सर? वहां पर चूंकि सूती वस्त्र एक इंडस्ट्रीज जो है सर, वो न लूज मतलब न तो लूज वेट न तो लूजिंग है न गेनिंग इंडस्ट्रीज है, तो उसको मतलब वेवर्स के हिसाब से वो तो बिहार में भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, और बड़े मार्केट के रूप में बगल में कोलकाता है सर, और भी कुछ शहर हैं, तो इवन स्टेट का ही अपना कंजम्पशन। सबसे जरूरी चीज है कि उसके लिए जो कच्चा माल है, कपास है, वो आप उपजाएंगे या बाहर से ले आएंगे, सबसे बड़ी चीज ये है। अब सुनिए, अगर आप उपजाते हैं तब चीजें दूसरे स्तर पे, और आप जिस कलकत्ता में उसको बेचने की बात कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी वो उपजा रहे हैं और वहां उनकी बहुत अच्छी खासी इंडस्ट्रीज है, तो कलकत्ता में वो आप कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, वो जो कंपटीशन है उसको आप नहीं कोप कर पाएंगे। आप ये कर सकते हैं कि रेडीमेड वस्त्र की इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, बहुत तरह के फाइबर्स और बहुत तरह की चीजें जिसमें आपका कच्चा माल आजकल बेंजीन और इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसको आप डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा चीज है कि वेट लूजिंग और ये लूजिंग में ये फुटलूज इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। जब आप सूती वस्त्र में आते हैं तो ये कपास इंडस्ट्री कपास का नहीं रह गया है, ये फुटलूज इंडस्ट्री हो गया है, और वो हमेशा मार्केट सेंटर्ड होता है, क्योंकि अगर एक ट्रक कपास है आपका और उससे आपने रेडीमेड वस्त्र बनाए तो ये लगभग 100 ट्रक डब्बों में शर्ट्स बनेंगे, और इसके लिए अगर बहुत दूर होगा तो आपके लिए, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा है तो ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। फुटलूज इंडस्ट्रीज के लिए होना चाहिए कि वो एकदम बाजार के नजदीक हो। तो जो अभी सवाल था जहानाबाद के लिए, तो मैंने इसलिए वो कहा कि वहां से पटना नजदीक है, तो आप वहां से उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। थैंक यू सर। Anyone else? हेलो सर। हाँ सुमंत जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि स्लम एरिया आजकल जो भी नगरीकरण की प्रमुख समस्या है और आवश्यकता भी है, तो उसके नियोजन के लिए या उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन से क्या किया जा सकता है सर? बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छा स्कीम दिया है कि वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बनाती हैं, क्योंकि शहरों में जमीनें महंगी होती हैं, तो वो स्लम जहाँ पे डेवलप है ना, वहीं पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के उनको एक एक कमरा दे देती हैं। इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट मिशन के तौर पे। तो वो एक तरीका ये हो सकता है कि उनको अच्छा रिहेबिलिटेशन दिया जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उनको उनकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी जो है बहुत जरूरी है, तो उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए एक तो उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो आप जाइएगा, एक नियोजन विभाग है, तो नियोजन विभाग क्या करता है कि जॉब कार्ड्स बनाता है, तो सारे लोगों का जॉब कार्ड मिल सकता है। अगर ये लोग मनरेगा में कवर हो जाएंगे तो 100 दिन वाला भी इनको एडवांटेज मिलता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको मल्टीफेरियस अप्रोच में चीजों को कर सकते हैं।
दूसरा है कि नगर निगम के ढेर सारे, मतलब नगर निगम के बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको वो एक कॉर्पस के तौर पे यूज करते हैं। जैसे उनको सफाई के लिए कर्मचारी चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? तो यहीं से आते हैं, वो परमानेंट नहीं है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो इनका अगर जॉब कार्ड बना रहता है तो कहीं ना कहीं से अगर 100 दिन का रोजगार के अतिरिक्त भी इनको सरप्लस रोजगार मिलते हैं। तो ये चीजें, इसको अगर पूरा हर प्रत्येक क्षेत्र के लिए इसको अप्लाई किया जाए तो ये बिहार के लिए एक बहुत बेनिफिशियल टूल है। थैंक यू सर। एक प्रश्न और है सर, थोड़ा पर्सनल है कि जो आप जिस पद पे हैं तो उस पद में के क्या कार्य हैं और फिर उसकी क्या डायमेंशन है, इसके बारे में जानना चाह रहा था सर, थोड़ा प्लीज उसके बारे में बताएं। इसमें हम लोगों को मेन काम है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप दो तरह की है, एक सेंट्रल स्कॉलरशिप है जिसको हम लोग प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहते हैं। ये मोमा देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसमें क्या होता है कि बच्चे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं और वो फॉर्म स्कूल के थ्रू हमारे पास ऑनलाइन आता है सर्वर पे। हम लोग उसको चेक करते हैं और बढ़ा देते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार को। गवर्नमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज देती है और वहाँ से पैसा बच्चे के खाते में आ जाता है डीबीटी मोड से। तो ये पहला काम है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और एक स्टेट का स्कॉलरशिप है जिसमें बच्चे जो फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं मैट्रिक और इंटर के, उनको 10,000 रुपये और 15,000 रुपये मिलते हैं। तो ये जो स्कीम है वो इंटर की सिर्फ बच्चियों के लिए है और जो मैट्रिक का स्कीम है वो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। ये भी इसी तरह से हम लोग डीबीटी मोड से अपने यहाँ से बांटते हैं। ये स्कॉलरशिप हुआ। दूसरा है हॉस्टल्स हैं हमारे मैक्सिमम जिलों में, तो हम लोग माइनॉरिटी बच्चों के लिए हॉस्टल्स जो है उसका परिचालन देखते हैं कि उनको उनका एडमिशन, उनको ठीक से रहना है। तीसरा है एक MSTP स्कीम है जो अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के नाम से आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ स्कूल्स का एक उदाहरण दिया कि 144 बिल्डिंग्स बनवाया, तो जो 144 ACRs और डिफरेंट चीजें बनी, तो वो वही प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से बनी। तो इसमें हमारा रोल बस इतना होता है कि हम, चूंकि जमीन सरकार की है तो हम जमीन प्रोवाइड कर देते हैं और जमीन जब चला जाता है गवर्नमेंट ऑफ बिहार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो वहाँ से वो एजेंसी निर्धारित करती है और वो एजेंसी वहाँ जाके बनाती है इंफ्रास्ट्रक्चर और बाद में हम लोग को हैंड ओवर कर देती है। तो ये दूसरा काम है। तीसरा काम है हम लोग कुछ माइनॉरिटीज के लोगों को लोन देते हैं। हालांकि इसका डिसबर्समेंट स्टेट से होता है, लेकिन उनका चयन, इंटरव्यू सारा कुछ हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें स्टेट भेज देते हैं, वहाँ से जाते हैं। एक काम है वक्फ का। तो वक्फ वैसी संपत्तियां हैं जो मुस्लिम लोग अपने जीवन काल में गॉड के नाम से, मतलब अल्लाह के नाम से दान कर देते हैं। तो उसका जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए मुतवल्ली होते हैं और मुतवल्ली आगे जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते जाते हैं। तो ये इसको भी अच्छे तरीके से वर्क हो, उसका जो 12% का जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलना है वो मिले, ये काम हम लोग देखते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के कई काम देखते हैं। जैसे यहाँ औरंगाबाद में एक IDTR है, इसमें एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है जिसमें ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन बच्चों को वहाँ भेजते हैं। दूसरा एक रेमंड का ये इंडस्ट्री है, सीपेट है हाजीपुर में, तो उसमें जो माइनॉरिटी बच्चों को भेजना है उसके लिए नोडल एजेंसी जो माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, तो उन्हीं के थ्रू वो स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाता है। इसके बाद जो बच्चे तैयारी करते हैं माइनॉरिटीज की डिफरेंट एग्जाम्स की, उसके लिए कोचिंग है। दूसरा के लिए जो जाते हैं उनको फॉर्म्स प्रोवाइड करना और उनको उस तरह की चीज़ें देना। और इसके अलावा भी बहुत तरह का मल्टीफेरियस वर्क, चूंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रहने से DM बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के एडिशनल चार्ज दे देते हैं, तो और कुछ इस तरह के काम होते हैं। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। लगता है आपके प्रश्न समाप्त हो गए हैं। सुबह हैं तो जल्दी से हमको करें। किशोर सर,
आवाज जा रही है? हेलो, आवाज हाँ जा सर, रही है? हाँ किशोर सर, मुझे सर लगता है आवाज आ रही है। प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अब इस सेशन को यहाँ पर ड्रॉप किया जाए। और एक बार फिर से मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि 2 रेफरेंस मटेरियल हम लोगों ने रेफर किए हैं। एक उद्योग मित्र पर आपका जो आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, और दूसरा गूगल सर्च पर मैंने कहा था ब्रीफ इंडस्ट्रियल प्रोफाइल ऑफ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल करके। मुझे लगता है चूंकि पूरा सेशन में सुन रहा था, मुझे लगता है कि अभी भी आप लोगों ने काम उस पर नहीं किया है। अगर आपने काम किया होता तो शायद डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के डिटेल में जाकर के आपको किशोर सर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उससे ज्यादा सूचनाएं वहां पर उपलब्ध हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं, कितने भी हम लोग डिस्कस कर दें, आप खुद जो वर्क करेंगे और आपके थॉट प्रोसेस से जो चीजें उभर कर सामने आएंगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका अपना है। अगर वो थॉट प्रोसेस किशोर सर में नहीं होता तो वो अभी वहां नहीं होते जहां पर हैं, और वो इतनी आसानी से आपके साथ 2 घंटे इंटरेक्ट नहीं कर पाते जितने आसानी के साथ आपके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया है। वह इंटरेक्शन यह बतलाता है कि वह थॉट प्रोसेस भी है और उस चीज को डेवलप करने की कोशिश भी की गई। तो इसीलिए एक बार फिर से हमारी सलाह होगी, चूंकि 7:30 से सिद्धार्थ मिश्रा सर के रोल ऑफ मीडिया एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ मीडिया पर क्लासेज हैं, तो अब इस सेशन को हम लोग यहां पर रोकेंगे और फिर आगे हम लोगों की मुलाकात होती। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर ने, बहुत अच्छा कवर किया है आपने। और मुझे लगता है अगर इनमें ये लोग सीखना चाहें तो बहुत कुछ चीजें मिल जाएंगी। चलिए, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, प्रणाम सर।